औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करंट अफेयर्स विद राशिद ज़ैदी में खाक पहले बैत राशिद ज़ैदी आपको खुश आमदीद कहता है। आज हम एक इंतहाई अहम इशू पर, जिस पर पूरी अक़वाम आलम ख़ुसूसन मुस्लिम उम्मा की नज़रें मरकूज़ है, मुल्क यमन पर सऊदिया और मिस्र की मुश्तरका बेजा जारियत और एयर स्ट्राइक्स और मशरिक़ मुश्ताक़ की बदलती हुई सूरत हाल पर बात करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि सऊदिया और अरब ने मिलकर ऑपरेशन डिसिसिव स्टॉर्म का आगाज़ 6 दिन पहले शुरू किया था, जिसके नतीजे में अब तक हज़ारों बेगुनाह मुसलमान अपनी जानें गंवा चुके हैं। लाखों की तादाद में तारकीन वतन, जिनमें एक कसीर तादाद पाकिस्तानियों की भी है, वो अदन, मकला और सना और दीगर शहरों में महसूर हैं। वो मुल्क यमन से अपने वतन वापस जाना चाहते हैं और मुंतज़िर हैं कि इनके मुल्क की हुकूमतें कब इस सिलसिले में इनकी मदद करेंगी। हुकूमत पाकिस्तान के साथ चीन और इंडिया यानी चिंडिया भी अपने अपने शहरियों के इनखला और वतन वापसी के लिए कोशा हैं। नाज़रीन, अगर आप एक छोटा सा जायज़ा इस सिलसिले में लें तो ये पता चलेगा कि ये जो हौसी कबाइल हैं, ये 2011 से सना पर यानी शहर सना पर कब्ज़ा करने की कोशिशों में लगे हुए थे और बहरहाल 2014 में वो सना पर कब्ज़ा करने में कामयाब हो गए। हौसी कबाइल ने सदारती महल पर भी कब्ज़ा कर लिया है और सदर मंसूर उल हादी, जो कि जिन्होंने पहले अपना इस्तीफ़ा बाज़ाब्ता तौर पर पेश किया था, वो फ़रार होकर अब सऊदी अरब यानी के शहर रियाज पहुँच चुके हैं। 26 मार्च को इस ऑपरेशन जिसका नाम ऑपरेशन डिसिसिव स्टॉर्म है, इसका आगाज़ हुआ, जिसको मिस्र ने और सऊदी ने मिलकर शुरू किया और जिसके नतीजे में बेगुनाह इंसानों को मस्जिदों में शहीद किया गया और आप दीगर चैनल्स में उनकी फुटेज भी देख रहे होंगे। एयर स्ट्राइक के जवाब में बागी सरदार अब्दुल मालिक हौसी ने ऐलान किया है कि वो डटकर मुकाबला करेंगे और ईंट का जवाब पत्थर से लेंगे। नाज़रीन, एक स्टेटमेंट ईरानी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से भी अभी आया है आज, और जिन्होंने कहा है कि दोनों फ़रीक़ैन को चाहिए कि वो मुज़ाकरात के तहत इस मसले का हल निकालें। कुछ सवाल मेरे पास मौजूद हैं, कुछ ईमेल्स आई हुई हैं और इस वक्त हमारे स्टूडियो में हुज्जतुल इस्लाम क़िबला सखावत हुसैन सुंदरवी साहब मौजूद हैं। सबसे पहले तो उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम तोफ़ा अली मदद। वालेकुम सलाम मौला अली मदद। जी क़िबला, जैसे कि आप देख रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट इशू है और इस पे बेसिकली बात होनी चाहिए और हमें अपने नाज़रीन को बताना चाहिए कि इसके पेश कौन से ऐसे असल हक़ाइक़ हैं जो बेसिकली जिससे पर्दा उठाना बहुत ज़रूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे कि आपने एक बहुत ही हॉट इशू पर प्रोग्राम किया है। अगरचे ये प्रोग्राम ज़रा ताख़ीर से हो रहा है, वो मेरी तबलीगी मसरूफ़ियात और आपके अपनी भी मसरूफ़ियात के पेश नज़र आज के अलमहदी टीवी के नाजरीन और नाजरात को पहले तो मैं बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि यमन की बैकग्राउंड क्या है, फिर ये जो तनाज़ा इस वक्त खड़ा हुआ है इसकी मैं बैकग्राउंड बताऊँगा। यमन वो मुल्क है जहाँ आशिकाने रसूल कसरत से दौरे पैगंबर से क़याम पजीर रहे। हज़रत अवैस क़रनी क़रन यमन में, अवैस क़रनी वो ताबे रसूल थे कि जिन्होंने हुजूर की ज़ियारत नहीं की। अस्सलाम वालेकुम, करंट अफेयर्स विद राशिद ज़ैदी में कौन है, कहाँ से बोल रहे हैं मेरे भाई? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसिम जमाल है, मैं न्यूयॉर्क से बोल रहा हूँ। जी आसिम साहब, कैसे मजाज आपके? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ सवाल है आपका हमारे लिए? मेरा सवाल है, 2 सवाल है मेरे पास। जी जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाह। पहला सवाल ये है कि जो यमन में हौसी मतलब हौसीज हैं जी, तो हौसीज है कौन? ठीक है। क्या अरब की रेस कहलाती है या फिर ये आउटसाइडर है, जैसे हमारे यहाँ बलोच हैं जो कि
ओमान में भी पाए जाते हैं, ईरान में भी पाए जाते हैं, सऊदी अरब में भी पाए जाते हैं। और ये दूसरा सवाल ये है कि ये जो सऊदी अरब जो एयर स्ट्राइक कर रहा है, ये क्या तेल की वजह से कर रहा है या कोई और इसका मकसद है? बहुत अच्छा सवाल है आपका, बहुत अच्छा सवाल है। आप और होल्ड कीजिए, किबला से आपके सवालों का जवाब लेते हैं। किबला, ये आसिम जमाल साहब है। जी हाँ, जहाँ तक यमन की बैकग्राउंड है वो ये है कि यमन खुद एक इस्लामिक किंगडम शुमार होती है। हुजूर के दौर से यहाँ पर इस्लामी असरात बहुत ज़्यादा थे, बल्कि यमन को ये एजाज़ हासिल है कि जब हुजूर पाक ने इस्लाम के सफ़ीर मुख्तलिफ ममालिक में भेजे, जैसे हबशा में हज़रत जाफ़र तैयार को भेजा, तो यमन में हज़रत अली अलैहिस्सलाम को एम्बेसडर बना के भेजा। यमन के अंदर अवैस करनी क़याम पज़ीर थे, जो आशिक रसूल थे, ताबिअ रसूल थे। उन्होंने हुजूर को नहीं देखा था। एक ही मरतबा वो मदीना आए और वो मिल न सके, हुजूर आउट ऑफ टाउन थे। जंग ओहद के बाद जब उन्होंने सुना कि हुजूर के दंदान हाय मुबारक शहीद हो गए हैं, 2 दांत हुजूर के, तो अवैस करनी वो ताबे रसूल हैं, आशिक रसूल हैं, जिन्होंने 2-2 करके अपने 32 दांत तोड़ डाले इश्क मुस्तफ़ा में। और अल्लाह की ज़ात ने उनके लिए जन्नत से मुनफरिद फ्रूट, फल नाजिल फरमाया। ये केला हजरत अवैस करनी के लिए नाजिल हुआ, क्योंकि दांत तो थे नहीं, इससे पहले केला नहीं, इससे पहले नहीं था। भाई क्या तो जी हाँ, तो केले का शान नुज़ूल यमन से, ये हजरत अवैस करनी के लिए, ये बिल्कुल नई बात है कि जी अल्हम्दुलिल्लाह। यमन में कुछ और भी हिस्टोरिक बैकग्राउंड्स हैं। यमन में जो हौसी कबाइल हैं, ये दरअसल जैदी शिया है। जैदी 2 किस्म के होते हैं। एक वो जैदी है जो आपके सामने बैठा है, जो जी हाँ, जैसे राशिद जैदी है, अजहर जैदी है, जी जलाली सैयद, जी हाँ। एक जैदी वो हैं जो हजरत जैद शहीद सलामुल्लाह अलैह की औलाद है, जो हिल्ला और नजफ के दरमियान दफन है। अच्छा, जो ज़ायरीन जाते हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि जब आप करबला से नजफ जाएं तो जैद शहीद के मज़ार पर ज़रूर जाएं। जैद शहीद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के फर्जंद, उनकी जो औलाद है उनको जैदी कहते हैं। दूसरे जैदी वो हैं जो हज़रत जैद शहीद को इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की जगह इमाम मानते हैं। अच्छा, ये जो जैदी हौसी कबाइल हैं, ये वो जैदी हैं जो इमाम मोहम्मद बाक़िर को नहीं मानते, इमाम वो हज़रत जैद शहीद को इमाम मानते हैं। अच्छा, वो एक ये 4 इमामी है। इनकी एक फ़िक़्ह है, फ़िक़्ह ज़ैदिया। इस्लाम में जो 5 फ़िक़्हे हैं, हनफिया, शाफ़ई, हम्बली, जाफ़री, मालिकी, उनमें एक जो 5वीं फ़िक़्ह है, 6ठी फ़िक़्ह, वो फ़िक़्ह ज़ैदिया भी है, जिसे उलमा ने कबूल फरमाया। बहुत खूब। हौसी कबाइल दरअसल इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के फर्जंद ज़ैद शहीद के मानने वाले हैं, और इनको एक और लक़ब से भी पुकारा जाता है, और वो लक़ब है अशराफ। जैसे हम आपको सैयद कहते हैं, वो अशराफ कहते हैं, शरीफ। अशराफ ये उनका टाइटल होता है जो ज़ैदी हैं। ये ज़ैदी 12 इमामी नहीं है, जैसे हमारे आगा खानी बोरी है। आगा खानी शीशे मामी है, बोरे शीशे मामी है, और नूर बख्शी भी जो ये मजलिस करते हैं हमारी तरह। हाँ, ये बिल्कुल करते हैं, क्योंकि इनका इमाम बारगाह है। अच्छा, और ये बिल्कुल इमाम बारगाह में तो 200 लोग शहीद हुए।
इमाम बारगाही में तो 200 लोग शहीद हुए। इनके यहाँ अलबत्ता इनका तरीक़ा ज़रा अलग है। आज मैं आपके ऑडियंस के लिए एक बात अर्ज़ कर दूं कि इनका तरीक़ा शाफ़ई मसलक के सुन्नियों से ज़्यादा मिलता है। अच्छा, हाँ, ये लोग जो है ज़्यादा हमारी निस्बत उनसे ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन मुहिबान अच्छा, इनको बेशक इसमें कोई शक नहीं, जैसा कि खुद अहले सुन्नत भी बड़े मुहिब हैं। अच्छा, अब रही बात जो एक गलत तअस्सुर दिया जा रहा है कि ये शिया सुन्नी जंग है, ये बिल्कुल गलत है। हौसी कबाइल में शिया जैदी भी शामिल हैं और सुन्नी भी शामिल है। अच्छा, शाफई मसलक के सुन्नी वहां पर बहुत है। हाँ, हम्बली नहीं है, हम्बली जो है वो सऊदी अरब वाले हैं। अच्छा, ये तो जवाब हो गया। 2.5 करोड़ की पॉपुलेशन है, 2.5 करोड़ की पॉपुलेशन है, 2.5 करोड़ की पॉपुलेशन है। तो 2.5 करोड़ में मेजॉरिटी किन लोगों की है यमन के अंदर? मेजॉरिटी जो है वहाँ पर इस वक्त वहाबियों की। अच्छा, वहाबियों की बात, क्योंकि ये स्टेट सऊदी अरब की फंडेड स्टेट है। अच्छा, शारजा की तरह और कतर की तरह, गल्फ के दुबई के अलावा अबू ज़ैबी की तरह। सऊदी को क्या इससे खतरा हो सकता है अगर ये सऊदी अरब असल में ये जो अभी आपने जिक्र किया जो इस वक्त प्रेसिडेंट है जी, मंसूर हादी जी, ये तो सऊदी पिट्ठू है। अच्छा, सऊदी पिट्ठू। मगर इससे पहले जो सदर था वो हौसी था। अच्छा, हौसी था। इससे पहले का जो सदर था वो हौसी था। अच्छा, हौसियों का जो सरबराह इस वक्त है उसका भाई हुसैन कत्ल हुआ था, जिससे ये शोरश और ज़्यादा भड़क उठी थी। अच्छा, और अभी सऊदी अरब को असल में सऊदी अरब का प्रॉब्लम ये है कि उसको ख़ित्ते में ख़तरा है शियों से और मुहिब्बान अहले बैत से। मसलन शाम में अगरचे शाम का जो सदर है बशारुल असद, वो हाथ बांध के नमाज पढ़ता है, लेकिन शिया है वो? नहीं, शिया नहीं है, नुसैरी है। नहीं, वो नुसैरी भी नहीं है, वो शिया भी नहीं है। अच्छा, वो मुहिब्बे अहले बैत है। अच्छा, मगर क्योंकि वो अलवी रहा है यानी नुसैरी रहा है, तो ये समझते ये है कि वो शिया है, हालांकि वो हाथ बांध के नमाज पढ़ता है। तो उनकी क्योंकि ज़्यादा मोहब्बत है अहले बैत के साथ और शियों के साथ उनके ज़्यादा वाबस्तगी है, तो इसी तरीके से शाम में दाइश की सपोर्ट की सऊदी अरब ने ताकि बशारुल असद की हुकूमत वहाँ ख़त्म हो जाए। और जो मिस्र वाली अख़वानुल मुस्लिमून है वही वहाँ पर भी मौजूद थी। वो क्योंकि हाफिजुल असद की वजह से ख़त्म हो गई थी, तो इन्होंने अब दाइश की सूरत में उसे ज़िंदा किया। इधर से जो तुर्की है ये सऊदी अरब की कठपुतली है। अच्छा, ये बिल्कुल सऊदी अरब की समझ ले हुकूमत। लेकिन बहुत मीडियोकर किस्म का मुल्क है, वहाँ तो इतनी मुल्लायत नाम की चीज़ ही कोई। कमाल ये है कि एक तरफ तो वो अयाश मुल्क है, अच्छा, और दूसरी तरफ वो सऊदी अरब का पिट्ठू मुल्क है। उसकी शायद वजह क्योंकि एक पार्ट उसका यूरोप के अंदर भी है। जी हाँ, आधा तुर्की जो है वो तो यूरोप में है। बहरहाल, अब ये जो सऊदी अरब का जो आपने प्रॉब्लम पूछा और हमारे आसिफ जमाल साहब ने, वो ये है कि सऊदी अरब ये चाहता है कि इराक़ में शिया हुकूमत स्ट्रांग ना हो। अच्छा, इराक़ में उसने दाइश के ज़रिए, पहले सद्दाम के ज़रिए, बास के ज़रिए और अब दाइश के ज़रिए उसने शियों को शिकस्त देने की कोशिश की। शाम और इराक़ में आलमोस्ट शिकस्त खाने के बाद अब यमन में एक तनाज़ा खड़ा हो गया। अच्छा, यमन में जो एक अदन एक जगह है, अदन अभी आपने जिक्र किया है, असल में एक जन्नत अदन भी है। अच्छा, हाँ, यहाँ तक भी कहा गया है कि वो जन्नत अदन जो थी वो यहीं थी, यहीं पर थी, इसी को इसलिए जन्नत अदन कहा जाता है। एक और मैं बैकग्राउंड बता दूं, ये जो हदीस शरीफ एक किस्सा है जी, ये जिस चादर के नीचे अहले बैत इकट्ठे हुए, हुजूर पाक मौला अली शेर खुदा, बीबी पाक सैयदा फातिमा ज़हरा, हसनैन शरीफैन सलामुल्लाह अलैहि मजमाइन, ये चादर भी यमन की चादर। अच्छा, यमनी चादर। ये देखिए, ये भी एक बैकग्राउंड है। अच्छा, इसी तरीके से एक बुर्दे यमानी आपने सुना होगा। बुर्दे यमानी भी सुना है। हाँ, वो जो मुर्दे के ऊपर एक चादर काली सी डालते हैं, जो कब्रिस्तान जब ले जाते हैं तो तदफीन से पहले वो चादर हटा लेते हैं जी, आपने देखी होगी वो चादर, वो बुर्दे यमानी है, वो भी यमन की चादर है। क्या कहने, तो यमन इस एतबार से। अच्छा, एक अकीक यमनी, ये पहना हुआ मैं। हाँ, ये आपने पहना हुआ है। अकीक यमनी मशहूर है, जो रिस्क में
वसअत का सबब है, तो वो अकीक पूरी दुनिया में असली अकीक यमन ही का है। कई बड़ी खूसूसियात है। हाँ, और इसके साथ ज़रा और भी कुछ अच्छी भी हैं, कुछ बुरी भी हैं। अच्छा, एक जो वादी बरहूत है, अच्छा, जैसे जो वादी बुरी रूहें जाती हैं, जी, जी, वो जी। यमन में जाती अच्छा है। अच्छा अच्छा, तो एक और बुरी बात भी ये है हाँ। कि उसामा भी यहीं का था। अच्छा अच्छा, उसामा भी सऊदिया का नहीं था वो? नहीं, यमन का था, सऊदी में चला गया था। तो ये खानदान यमनी खानदान। 4 खूबियां आपने बताई। केला भी बेसिकली केला बेसिकली यमन का फ्रूट है। का फ्रूट, और पहली दफा वो वैसे करने की वजह से। और एक ही शख्स है जिसने 32 के 32 दांत तोड़े थे, जी। एक शख्स है, वो अवैसे करनी है। जी, अस्सलाम वालेकुम, आप ऑनलाइन हैं करंट अफेयर्स विद राशिद ज़ैदी में। खबर साहब, इस वक्त हम प्रोग्राम कर रहे हैं यमन के ऊपर, जो सऊदीया की जारियत है और मिस्र की जारियत है और बेगुनाह इंसानों का कत्ल कर रहे हैं वो। इस सिलसिले में आपके सवाल ले रहे हैं। आपका कोई सवाल है हमारे लिए? सवाल तो खैर इतना नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आई नो अबाउट ऑल दैट बैकग्राउंड व्हाट्स गोइंग ऑन। तो लेकिन यही कह सकता हूँ कि हमें बहुत खास तौर पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बहुत केयरफुल होकर इसको हैंडल करना चाहिए, क्योंकि ये मामूल छोटा सा वाक़या नहीं है, ये बहुत इसका बड़ा बहुत इसका है, पूरा पस मंजर है। तो जरा हमें इस मामले में यही हम सजेस्ट कर सकते हैं कि ये इट्स वेरी बर्निंग इशू, तो इसको ऐसे इजी ना लें और ना किसी की फेवरेटिज्म करें। सिंपली इत्तेहाद बैरून मुस्लिमीन का अब वक्त है, अब पता चलेगा कि क्या होता है। जी खबर साहब, बात यह है कि पाकिस्तान वाहिद न्यूक्लियर पावर है इस्लामी ममालिक में। अगर देख लिया जाए तो पाकिस्तान को इसमें सालसी किरदार पैदा करना चाहिए, बजाय कि वो फरीक बन जाए और जाकर के अपनी फ़ौज भेजे और उनकी फ़ौज जाके बेगुनाह इंसानों को मारे। हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपकी। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि हर बाशऊर शख्स यही कह रहा है कि आपको फरीक ना बने, आप उसमें एक बैलेंस रखें और कोशिश ये करें कि दोनों साइडों में जो दोनों फरीक हैं उनको इस टेबल पे लाए, ताकि ये मामला अफवाह तफहीम से मेरा ख्याल है इस्लामिक समिट इसके सिलसिले में बेहतर आइडिया होगा कि अगर पाकिस्तान इस्लामिक समिट बुला ले अपने मुल्क के अंदर और तमाम मुस्लिम लीडर्स से बैठ करके इस मसले का हल ढूंढे। मेरे भाई, ये जो जितनी है ना कॉन्फ्रेंस, जो भी तंजीमें, ये जस्ट शो है, ये नथिंग, ये कुछ नहीं करेंगे, आपको पता ही है, सबको पता है। ये जस्ट मैं वो मतलब नहीं, क्योंकि ऑनर है कुछ नहीं इतना कह सकता, लेकिन ये कह सकता हूँ कि हमें बहुत सोच समझ के, पाकिस्तान को खास तौर पे सोच समझ के इस पे चलना होगा। वो ना हो कि वो जो 2 दफा पाई लड़ाइयाँ अपने घर में ले आए सहन में, अब ये तीसरी ना आ जाए। अभी पहले एक 2 नहीं बुकिंग हुई, तीसरी आगे तो फिर क्या बनेगा? और ये अगर आगे खुदा ना आता तो इसका बहुत बड़ा डिजास्टर होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया खबर साहब। ये थे शायर अहले बैत खबर अली खाबरी साहब जो हमें कॉल कर रहे थे। किबला, क्या कहेंगे आपसे? माशाल्लाह बहुत अच्छा है, इन्होंने इजहार ख्याल फरमाया है। जी जी जी। एक बात जो मैं यहाँ अर्ज़ करना ज़रूरी समझता हूँ, हुकूमत पाकिस्तान वही करेगी जो वो चाहेगी, जो उसके एजेंडे में है। हकीकतन जैसे आपने अभी मंसूर अल हादी का नाम लिया, नवाज शरीफ और मंसूर अल हादी में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों पिट्ठू हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वाह वाह वाह। नवाज शरीफ भी पिट्ठू है सऊदी अरब का, बल्कि प्रोजेक्टेड है सऊदी अरब का, लिहाजा ये जस्मैन है। नवाज शरीफ तो कोशिश करेगा, बल्कि मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है कि हमारी इतला के मुताबिक तो इस वक्त जो तैयारों को उड़ा रहे हैं वो पाकिस्तानी पायलट हैं। अच्छा, जी हाँ, हमारी इतला के मुताबिक ये चीज़ अब तो खैर उस पर भी सोशल मीडिया पे भी आ चुकी है, फेसबुक पे, आज मेरा ख्याल है एक न्यूज़ थी, लेकिन उसको ट्विटर पे, फेसबुक उसको कन्फ्रंट किया है हुकूमत ने। वो हुकूमत तो करेगी, जी। हुकूमत तो ज़ाहिर है तालिबान के बारे में हुकूमत हमेशा कन्फ्रंट करती है, मगर अंदर से तालिबान से उनके ताल्लुकात होते हैं। तो गुजारिश ये है कि सऊदी अरब की अजीब किस्मत है। आज मैंने एक कॉलम भी लिखा है जी जी जी। कल पाकिस्तान पोस्ट में यही कॉलम आ रहा है कि सऊदी अरब ने जो प्रोजेक्ट शुरू किया वो फेल हुआ। जी। मसलन मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब ने जो वहाबीज़म का प्रोजेक्ट शुरू किया था, रोज़े गिरवा दिए, जन्नतुल बकी को गिरवा दिया और जन्नतुल मौला को गिरा दिया, उसमें फेल हुए। मुसलमानों के मुसल्लम फ़िरक़ों को काफिर कहने का
शुरू किया, उसमें ये फेल हुए। अब देखिए, इन्होंने उसामा बिन लादेन को ट्रेन किया था जी, वो खुद इनके नाक पे लड़ गया। अलकायदा और तालिबान जो इनकी अपनी तैयार करदा थी वो इन्हीं के लिए ख़तरा बन गई। दाइश खुद इनके लिए ख़तरा बन रही है। मेरे ख्याल में यमन में सऊदी अरब कर ले, ये खुद यमनी सऊदी अरब के ख़िलाफ़ बिल्कुल अलकायदा और दाइश साबित होंगे, क्योंकि सऊदी अरब ने कभी भी नेक नियति से कोई प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया। बाकी रही बात तहफ़्फ़ुज़ हरमैन शरीफैन की, खाना काबा और हरम रसूल का तहफ़्फ़ुज़ हम सब मुसलमानों का फ़र्ज़ है। और मैं नहीं समझता हूँ कि किसी भी मुसलमान ने कभी ये कहा हो, हाँ दाइश ने ज़रूर कहा है, दाइश से ज़रूर ख़तरा है कि वो अलकायदा से ज़रूर ख़तरा है कि वो सुसाइड अटैक कर दे खाना काबा में, या वो सुसाइड अटैक कर दे हरम रसूल में। मैं नहीं समझता हूँ कि ज़ैदियों से ये ख़तरा हो, या हिज़्बुल्लाह वालों से ये ख़तरा हो, या शिया मलेशिया से ये ख़तरा हो। सऊदी अरब की प्रॉब्लम यह है कि वो एक तरफ इराक़ को कमज़ोर करना चाह रहा है, दूसरी तरफ शाम को कमज़ोर करना चाह रहा है, तीसरी तरफ वो यमन में हौसियों को एकदम डिस्करेज करके और मरवा के वहाँ पर अपनी कठपुतली हुकूमत को लाना चाह रहा है। सऊदी अरब को कुवैत नज़र आता है, सऊदी अरब को यमन नज़र आता है, सऊदी अरब को बहरैन नज़र आता है, सऊदी अरब को फ़लस्तीन नज़र नहीं आता। सऊदी अरब इसराइल के बारे में क्यों अपनी नरम पॉलिसी कतकलामी की माफी चाहता हूँ, सिर्फ बर्मा में मुसलमानों को क्या हौसी ज़्यादा ख़तरनाक है या इसराइल ज़्यादा खतरनाक? बर्मा के बारे में कोई न्यूज़, या बर्मा के बारे में कुछ नहीं। सऊदी अरब अगर अक्लमंद होता, आज मैंने कॉलम में लिखा है, तो जितनी दौलत अल्लाह ने सऊदी अरब को दी थी, गरीबों को पैसे देता, यतीमों को देता, बेवकान को देता, पाकिस्तान में फैक्ट्रियाँ लगवा देता। यमन के अंदर इतनी गुर्बत रेट है, वहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगवा देता, लोगों की गुर्बत दूर हो जाती। दुनिया में तलोड़ जानवर की तादाद सिर्फ 1.5 लाख रह गई है। जी हाँ, उसमें से 10% वो अपनी ऐश व इशरत के लिए मार दी उन्हें 10%। जी हाँ, ऐश व इशरत के लिए वो खाते हैं। तो मेरे ख्याल में इसको यूँ समझ कीजिए आज की बहस को कि हुकूमत पाकिस्तान को कोई हक नहीं है कि अपनी फ़ौज वो पराई आग में झोंके। वो फौजी हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे हैं, खुद ऑपरेशन फौजी हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे हैं, सब चल रहा है। हमने उनको इसलिए नहीं वर्दियां पहनाई कि वो सऊदी अरब के पिट्ठू बन के लड़ेंगे। बहरैन में ऑलरेडी पाकिस्तानी लड़ रहे हैं, आपको इल्म है इस बात का। अक्सर मैं खुद बहरैन में गया हूँ, मैंने देखा है वहाँ अक्सरियत फौज जो है वो पाकिस्तानी। लेकिन वहाँ किबला गुज़श्ता साल शियों को बहुत क्रश किया गया बहरैन के अंदर, बहुत आज भी मारा जा रहा है, आज भी मारा जा रहा है। और ये सब सऊदी अरब की पॉलिसी है कि इधर बहरैन को, उधर इराक़ को, इधर शाम को, इधर यमन को मक्तल बना दे या उलझाए रखे, ताकि इसके खिलाफ कोई बगावत ना हो। किबला आसिम साहब का दूसरा सवाल था ये कि खाम तेल की वजह से ये सारा सिलसिला हो रहा है। खाम तेल की बहुत अच्छी उन्होंने माशाल्लाह ये उनकी जो उनका एनालिसिस है बहुत ही अच्छा है। दरअसल 50% आप कह लीजिए खाम तेल का मसला है। किबला मैंने थोड़ी सी इसमें स्टडी की, मैं चाहता हूँ कि कुछ थोड़ा अपने नाज़रीन के एक लफ्ज़ मैं कह दूँ, जी बिल्कुल, 50% इस जंग में खाम तेल का मसला है और 50% खाम अकीदे का मसला। बिल्कुल सही फरमाया आसिम साहब। जब जिस वक्त ये सिलसिला चल रहा था, आज से 6 महीने पहले, जब ये क्रूड जो ऑयल था उसकी प्राइस थी $85 पर बैरल, और गुज़श्ता साल के अख्तिताम तक इसकी प्राइस तकरीबन $50 पर बैरल आ चुकी थी, जिससे सऊदी गवर्नमेंट को $219 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। मैं फिर दोबारा कहता हूँ, $200 बिलियन का सऊदी अरब को नुकसान उठाना पड़ा सिर्फ फ्लक्चुएशन की प्राइस से, क्योंकि ज़ाहिर इनको कॉस्ट पड़ता है क्रूड ऑयल $45 का, और ये बाज़ार में बेच रहे थे $75 और $80 का, और ठीक ठाक पैसे कमा रहे थे। पिछले साल इन्होंने अपने बजट के अंदर बहुत ज़्यादा कटौती की है, बहुत सारे लोगों को फारिग किया है। और जैसे क़िबला ने फरमाया था कि सऊदिया की जो बेसिकली टाइमिंग सही नहीं चल रही, जो वो काम करता है वो गलत करता है। 6 दिन पहले जब ये वाक़या हुआ और ये जब न्यूज़ पब्लिक हुई कि इन्वेड किया है इन्होंने और जाके एयर स्ट्राइक्स की हैं ऑपरेशन डिसिसिव स्टॉर्म के नाम से, तो क्रूड ऑयल $48 से बढ़ता हुआ $52 तक गया। लेट मी से इट अगेन, $48 से बढ़ करके $52 बैरल तक गया। लेकिन आज यानी 3 दिन के बाद, यानी 6 दिन के बाद बेसिकली स्ट्राइक के बाद, आज वो दोबारा वहीं खड़ा जहाँ $47 पर बैरल है। तो बेसिकली जो कोई भी टाइमिंग्स है सऊदिया की वो सिलसिले में सही नहीं चल रही। दूसरी बात ये कि इसके बाद 2 चॉइस थी, या तो ये ड्रिलिंग को कम कर दे, 5 लाख बैरल जो डेली ड्रिल करता है, लेकिन अपनी साख साख कायम रखने के लिए इन्होंने ड्रिलिंग को कंप्लीट नहीं, मतलब कट आउट नहीं किया, बजाय इसके इन्होंने चाहा कि जी किसी दूसरे मुल्क पे हमला करो
उस आप दूसरे मुल्क पे हमला करते हैं, जैसे कि आपने माजी की जंगों में देखा कि जब भी आप कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क जाके इन्वेड करता है या हमला करता है तो उससे दो चीज़ों पे बड़ा असर होता है। एक तो बेसिकली तेल ऑयल, क्योंकि पूरी दुनिया स्केल के ऊपर, और दूसरी चीज़ है सोना यानी गोल्ड। बदकिस्मती से ना सोना बढ़ रहा है, ना नेचुरल गैस बढ़ रही है, और ना गोल्ड बढ़ रहा है। तो ये तीनों चीज़ें सऊदी इज़ टेकिंग ऑन अ चिन। तो ये आपके दूसरे सवाल का जवाब था आसिम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। जी क़िबला। माशाल्लाह आज का प्रोग्राम आपका बेहद कामयाब जा रहा है और बड़ा बैलेंस है, बड़ा मुतवाज़िन है, और एक ऐसे प्रोग्राम की ज़रूरत थी कि जिसमें पूरी बैकग्राउंड के साथ यमन के मसले को बयान किया जाए। यमन का दरअसल मसला इस वक्त सऊदी अरब सोच नहीं रहा जी। अगर सऊदी अरब ने ऐसी ही मुदाखलत शुरू किए रखी जैसे अफ़गानिस्तान में की थी, जैसे पाकिस्तान में कर रखी है, जैसा कि बहरैन में की हुई है, जैसे मलेशिया में की है, जैसे ख़ुद सऊदी अरब के अंदर कर रखी है, जैसे शाम और इराक़ में कर रखी है, और इसी तरह ये असला वगैरह भेजने में और हमलों में मुलविस रहा तो सऊदीया का ग्राफ बहुत ही ज़्यादा गिर जाएगा। नाज़रीन, इस वक्त हम आपकी कॉल्स ले रहे हैं 718-556-2264। आप हमें कॉल कर सकते हैं और आप हमसे कोई सवाल या आपकी कोई राय हो या अपने ख्वाल अपने इजहार करना चाहते हो अपने उसका, तो बिल्कुल आप हमें कर सकते हैं। नंबर सुन लीजिए 718-556-2264 के बोला। एक दो ईमेल बेसिकली ये मैं बाद में लेता हूँ। इससे पहले अभी जो आपने इतनी खूबसूरती से बताया था, ये चार चीज़ें बेसिकली हमने कभी से मतलब यमनी चादर के बारे में था, और ये बुर्दे यमानी आपने फरमाया था। जो एक कॉल लेता हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम, आप ऑनलाइन है करंट अफेयर्स विद राशिद ज़ैदी। कौन है, कहाँ से बोल रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रज़ा बोल रहे न्यूयॉर्क। जी रज़ा साहब, कैसे मिजाज हैं? ठीक ठाक। यार इमरान साहब से पूछना था, आजकल ये इंटरनेट पे चल रहा है कि हज़रत इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम से एक रिवायत नकल है कि एक ही साल में यमानी और 3 परचम जो उठेंगे और सबसे बेहतर जो होगा वो यमानी परचम होगा, उसके बारे में। जी बिल्कुल, ये दुरुस्त है। ये रिवायत अलाम ज़ुहूर में है, यमन से परचम आएगा, खुरासान से भी परचम आएगा, तो यमन से बिल्कुल ये दुरुस्त है। और इसके साथ ये भी अर्ज़ कर दूं कि अलाम ज़ुहूर में मैंने आज लिखा है, बाकायदा नकल किया है, अल्लामा मजलिसी ने ये लिखा है कि अलामात ज़ुहूर में एक अलामत यमन की आग भी है। यमन में जब आग के शोले भड़क उठे, जी हाँ, और आसमान की तरफ आग जाए तो समझे कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम तशरीफ ला रहे हैं। एक कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, करंट अफेयर्स विद राशिद ज़ैदी में कौन है, कहाँ से बोल रहे हैं? आप ऑनलाइन हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसिम जमाल है। अस्सलाम वालेकुम क़िबला काबा। जी जी वालेकुम सलाम आसिम साहब, आपके दूसरे सवाल का जवाब मैंने कैसे हैं जनाब? दे दिया है। मैं तो स्पीचलेस हूँ कि हमारे क़िबला काबा को इतनी नॉलेज है माशाल्लाह से, और मैं इतना प्राउड फील कर रहा हूँ कि जिनके लिए मैं हमारे क़िबला काबा को इतनी इंफॉर्मेशन है कि कोई इनका मुकाबला नहीं कर सकता। मेहरबानी आसिम साहब, शुक्रिया। हमें आपकी तारीफों के साथ साथ थोड़ी सी आपकी मोरल और फाइनेंशियल सपोर्ट भी चाहिए। इंशाअल्लाह। शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला मेरे जितने भी बच होगा इंशाअल्लाह ताला वो हाजिर है। अल्लाह आपको सलामत रखे, बड़ी मेहरबानी जनाब। बस यही कहना था कि ये आप प्रोग्राम जारी रखें, इंशाअल्लाह। इससे बहुत इंफॉर्मेशन मिल रही है लोगों को, और मेरी नेक तमन्नाएं आप लोग के साथ है। बहुत शुक्रिया भाई, आप हमारे फ्रीक्वेंट कॉलर थे। बहुत आसिम जमाल साहब, अल्लाह आपको सलामत रखे जी। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। तो कि बोला ये तो बहुत सारी नई चीज़ें हमें पता चल रही है। इससे पहले मतलब ज़ैदी और हौसी का बड़ा रिलेशन आपने बताया जी इनका सिलसिला, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कि बोला एक ईमेल ले लेता हूँ मैं। बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, लेट्स सी, एक मिनट इसको मैं यहाँ रखता हूँ। ये कि बोला दुनिया में बगावत तो होती रहती हैं, हुकूमत के तख्ते भी उलटते रहते हैं। अभी थोड़ी दिनों पहले somebody has invaded Ukraine, the mob has invaded the Ukraine और यूक्रेन पर कब्जा कर लिया जी। और they said that last year 2013 अक़वान मुस्लिमून has conquered Egypt basically and turned the power down। तो इसका मकसद ये है कि अब मुस्लिम जो उम्मा है उसका ये फ़र्ज़ रह गया है कि वो जा कर के लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करो, ख़ुसूसन पाकिस्तान जिसके अंदर अभी इंटरनल जो है वो हर मास पे लड़ाई जा रही है। एक तो एक इंटरनल प्रॉब्लम चल रही है पाकिस्तान की, और दूसरी जो है बेसिकली उसकी सरहदों पे प्रॉब्लम चल रही है। तो क्या ऐसी सूरत हाल में
पाकिस्तान को खुदाई फौजदार बनना चाहिए? सबसे पहले तो बात यह है कि हुकूमत पाकिस्तान को अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन इजाज़त नहीं है कि अपनी फ़ौज को किसी दूसरे मुल्क में दूसरे की जंग के लिए भेजे। वो बाउंड है कि हाउस उसकी मंजूरी दे। तो मैं हैरान हूँ कि नवाज शरीफ ने बग़ैर सेनेट के और बग़ैर असेंबली के किस तरीके से ये इक़दाम फ़ौरन कर लिया कि मशक़ें भी शुरू करवा दी। अब एक तरफ मशक़ें हो रही हैं, एक तरफ पाकिस्तानी पायलट वहाँ पर बम मार रहे हैं, और दूसरी तरफ हुकूमत पाकिस्तान झूठ बोल रही है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में हुकूमत पाकिस्तान को होश के नाखून लेने चाहिए। एक ज़माने में अमेरिका का पासपोर्ट इतना कीमती था कि जब हम स्टूडेंट थे तो अमेरिकन पासपोर्ट की इतनी वक़्त थी कि जिसकी हद नहीं। आज अमेरिकन पासपोर्ट छुपाना पड़ रहा है बाहर ममालिक के अंदर। इसी तरह सऊदी अरब एक ज़माने में बड़ा इज़्ज़त का नाम था, आज उतना ही बेइज्जती का नाम हो गया। आज सऊदी अरब सिवाय एग्रेसिव पन के, सिवाय दहशतगर्दी के, लड़ाई के, गलत लिटरेचर की इशाअत के, मकामात मुक़द्दसा को गिराने के और हेट्रेड फैलाने के किसी और फील्ड में पॉपुलर नहीं रहा। किबला समझ में नहीं आता, सुबह शाम जमहूरियत की रागनी टेलीविज़न पे चलती रहती है कि जी जमहूरियत सबसे बड़ा है, जमहूरियत इंतकाम है, जमहूरियत में सारी चीज़ है। अब जमहूरियत है आपके मुल्क में तो क्यों नहीं बुला करके अपने सेनेटर से आप इसकी वोटिंग लेते हैं, फिर जब उनका जो मुश्तरका फैसला हो फिर जाकर उस पर अमल करें। ये फिर डिक्टेटरशिप कहाँ से आ गई? मेरे ख्याल में हुकूमत पाकिस्तान की सबसे बड़ी नाकामी ये है कि मौलवी फजलुर रहमान जैसा बिका हुआ आदमी वो भी कह रहा है कि पाकिस्तान की फ़ौज को लड़ना नहीं चाहिए। एक ईमेल लेते हैं कि देन हाउ, ये कहते हैं कि हाउ कम जरदारी फेवर सेंडिंग द ट्रूप्स टू सऊदी अरेबिया? जरदारी खुद पिट्ठू है सऊदी अरब का, और आपको याद होगा जरदारी के दौर में अगरचे जरदारी अकीदतन बुरा नहीं है, मगर अमलन वो बहुत बुरा है। अपने पैसे की खातिर, चूंकि उसके पैसे उस मुल्क में ब्लॉक हैं इनके और नवाज शरीफ के, तो हज़ारों शिया मर जाएं। इसके अलावा भी जरदारी अपने दौरे इक़्तिदार में सऊदी अरब का आलमोस्ट पिट्ठू बन चुका था। मैं कतई कलामी की माफ़ी चाहता हूँ। एक हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और अखबार के लिए लिखते हैं, बड़े मतलब न्यूयॉर्क का सबसे बड़ा अखबार है पाकिस्तान पोस्ट, आप समझ होंगे किसका नाम है। उन्होंने एक महफिल में मुझसे कहा था कि जितने जरदारी शिया है, लेकिन मतलब उनके अकीदे के मुताबिक वो शिया है, और जितने कत्ल शियाने हैदर करार के जरदारी के दौर में हो इतने किसी दौर में पाकिस्तान में नहीं हुए। ये दुरुस्त है कि पीपल्स पार्टी ने शियाने अली की कोई फेवर नहीं की, ये बिल्कुल दुरुस्त है। इसको हम तस्लीम करते हैं कि हुकूमत पीपल्स पार्टी की हुकूमत में ये अलबत्ता कैलकुलेशन दुरुस्त नहीं है कि जरदारी के दौर में ज़्यादा कत्ल हुए। जरदारी के दौर में कत्ल हुए, इसमें कोई शक नहीं, और जरदारी ने कोई इंटरेस्ट कभी नहीं ली। कभी आपने देखा हो कि जरदारी क्वेटा में 150 बंदा हमारा उड़ा दिया गया, कभी जरदारी वहाँ पहुँचा? जी, वो राजा आप देखते हैं कि आप अंदाज़ा लगाएं, ये हमारे भोले शिया कहते हैं कि जरदारी शिया है। अगर वो जरदारी शिया होता तो जब 150 जनाजा उठ रहा था तो वहाँ ना जाता। हालांकि यहाँ पर एक जनाजा उठा है, सिपाही साहबा के सदर लुधियानवी का दामाद मरा है, तो नवाज शरीफ उसके घर गया। राजा परवेज़ अशरफ एक्टिंग वजीर आज़म थे और 3 दिन से वो लाशों के साथ धरना लिए कोयटे पे हज़ारा कौम वाले बैठे हुए थे। उनको एक वेडिंग अटेंड करनी थी। अब देखिए उन्होंने वेडिंग अटेंड करने के बाद फिर वहाँ गए उनके मुतालबात मानने के लिए। तो किबला ये तो इनका मिजाज है, इनकी तो सेंस ही मर चुकी है सिलसिले में। परवेज़ अशरफ तो खैर बनिस्बतन बेचारे वो अच्छे इंसान थे, हमारे दोस्तों में थे, हमारे अलमहदी सेंटर में भी आए जी, मैंने और हमारी दुआ से ही वो वज़ीर आज़म बने। अगरचे इनको जरदारी को भी दुआ दी थी मगर जरदारी नालायक साबित हुए। तो अलबत्ता वो बेचारे तो राजा साहब तो काफ़ी कमज़ोर थे। पर एक चीज़ मैं उनकी मानता हूँ, राजा साहब की आज भी एक बात की मैं तस्लीम करता हूँ कि गुजर खान में आज भी वो मातमी जुलूस में शरीक होते हैं, मजलिस में भी जाते हैं, मुहिब अहले बैत हैं, और उन्होंने बहरहाल हमारा साथ दिया है। जरदारी ने साथ बिल्कुल नहीं दिया, ये मैं बिल्कुल मानता हूँ। अगरचे हमारे ताल्लुकात भी हैं जरदारी फैमिली से, मगर अफसोस है मैंने बल्कि इनकी जो नुसरत भुट्टो की मजलिस भी इत्तेफाक से मैंने पढ़ी थी जो उनकी सिस्टर ने करवाई थी LA के अंदर, उनकी बहन रहती हैं। जी जी जी। तो मगर ये कि मुझे अफसोस से कहना पड़ता है
कि नुसरत भुट्टो, बहरहाल मैं तो फ़िरक़ा वारियत का बिल्कुल कायल नहीं हूँ, नुसरत भुट्टो जो कि जदी पुश्ती शिया थी, उनका जनाजा जरदारी ने सुन्नियों से पढ़वा दिया, सिर्फ इस वजह से कि वो अपने आप को नफ़ी करना चाहता था कि वो शिया नहीं है। हालांकि हमारे यहाँ और भी लोग हैं, फैसल भी आपका है जी, वो तो है, किस तरीके से नदीम भी है, मैं तो समझता हूँ क़िबला उसके बारे में, नदीम अफजल चंद भी है, फैसल भी है, किस तरीके से वो शेर की तरह आता है। ख़ता कलामी की माफ़ी चाहता हूँ, माज़रत चाहता हूँ, एक कॉल ले लूँ मैं जी। करंट अफेयर्स विद राशिद ज़ैदी में कौन है, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो जी, आवाज़ आपकी नहीं आ रही था, ज़ोर से बोले मेरे भाई। मौलाना साहब से बात हो सकती है? आप कौन सा बोल रहे हैं? सैयद सफ़ीर हुसैन। जी सफ़ीर हुसैन, हुक्म कीजिए। सैयद सफ़ीर हुसैन। सैयद साहब न्यू जर्सी से बोल रहे हैं? हाँ जी। माशाल्लाह, आपको परसों ज़ियारत आपकी हुई थी, अल्लाह आपको सलामत रखे। आपका कलाम भी सुना। बात करना चाहता हूँ मौलाना साहब से। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ जनाब सैयद साहब, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ सैयद सफ़ीर हुसैन या अली मदद, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। मौला अली मदद। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, इरशाद फरमाएं। क्या हाल है जनाब, ठीक हो? जी दुआ है, दुआ है। जी, हमारा प्रोग्राम चल रहा है लाइव, इस वक्त आप ऑनलाइन टीवी के ऊपर हैं। मेरे भाई आपके पास कुछ सवाल है हम हमारे लिए? सवाल है ना, सवाल वो बता रहे हैं ना जो डिस्कस कर रहे हैं हमसे, जरा मौलाना साहब से मुला देना जरा। मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ जनाब, टीवी पे हम हैं, टीवी पे बोल रहा हूँ मैं। सर ये जो आप अपने टीवी का वॉल्यूम जरा कम कर लें, थोड़ा सा, जरा ये देर से आता है, आधे मिनट की। जी फरमाएं फरमाएं, आप सवाल करें, आप टीवी की तरफ ना देखें, हमारी तरफ देख के सवाल करें। आप बात कर रहे हैं ना? मैं बात कर रहा हूँ सर, देख रहा हूँ आप बात कर रहे हैं ना जरदारी साहब की। हाँ जरदारी साहब ये जो शिया है, ये बराए नाम शिया है। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, इन लोगों का कोई मजहब दीन नहीं होता। शाबाश शाबाश, मैं बिल्कुल वही सफीर हुसैन, मैंने वही कहा है कि जरदारी साहब जो हैं वो अगर वो शिया होते तो बेनज़ीर की वालदा का नुसरत भुट्टो का जनाजा हाँ कर रहा हूँ आपसे। हाँ ठीक है। ये जो जरदारी साहब का आपने जिक्र किया है ना आपके, तो मैं ये बात कर रहा हूँ, ये लोग कुछ भी नहीं होते। बिल्कुल सही है, बड़ी मेहरबानी। एक चीज ऐड करना, अल्लाह आपको इज्जत दे सैयद साहब, अल्लाह आपको सलामत रखे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, शुक्रिया। क़िबला ये जैसे उन्होंने फरमाया है कि फैसल रज़ा अब्दी भी शियान हैदर करार हैं और अहद हाजिर में उनकी ज़बान मुख्तार की तलवार का काम कर रही है, क्या ऐसा है या नहीं है? बिल्कुल दोस्त है, हमारे पास अलमैदी में आए थे जी, कितना उन्होंने अच्छा खिताब किया। ये कहना कि जी अब आप किसी पोस्ट पे आ जाते हैं तो आप बिल्कुल मतलब पाकिस्तान का, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे लोग पोस्ट पे आके भी शिया रहे, मेरे साथ के पड़े हुए हैं। रशीद अकबर ख़ान निवानी माशाल्लाह वो MNA रहे हैं, अब तो इस दफ़ा नवाज शरीफ की मेहरबानी से वो इलेक्शन नहीं लड़ सके। वो माशाल्लाह 5 मरतबा MNA रहे, और सईद अकबर निवानी वो वज़ीर रहे, 3 मरतबा वो वज़ीर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने अपना कभी मज़हब नहीं बदला, मेरे साथ दोनों ने हज किया है। ऐसा नहीं है कि ख़ुद कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने कभी अपना मज़हब नहीं छुपाया था, डट के वो हाथ खोल के नमाज पढ़ते थे। एक पोस्ट है फेसबुक की, मैं ऐड करना चाह रहा हूँ इसी सिलसिले में। एक मजिस्ट्रेट के मजिस्ट्रेट की कोर्ट के अंदर उसने जो आवाज़ लगाता है, उसने आवाज़ लगाई कि ज़ैनब दरबार में हाजिर हो, तो मजिस्ट्रेट की आंखें आंसू में तर हो गई। यानी ये बेसिकली ज़िंदा मिसाल है। ये मैंने फेसबुक से भी इसको, क्योंकि इससे रिलेटेड वो सवाल कर रहे थे, तो मजिस्ट्रेट की आंखें आंसू में तर हो गई और कुर्सी छोड़ के चला गया। वो सिर्फ सुन करके कि उसने कहा, जो क्या होता है जो आवाज़ लेता है वो आदमी, उसने कहा कि जी किसी कोई पेशी होगी किसी औरत की जिसका नाम ज़ैनब होगा, उसने सिर्फ ये कहा कि ज़ैनब दरबार में हाजिर हो, तो वो बेसिकली लाइन ऑफ ड्यूटी पे भी था और साथ साथ उसकी आंखों से इतने आंसू आए। जी अस्सलाम वालेकुम, आप ऑनलाइन हैं अलमैदी टेलीविजन पे, कौन है, कहाँ से बोल रहे हैं? जनाब। वालेकुम सलाम, कौन साहब? मैं असद ज़ैदी बात कर रहा हूँ न्यूयॉर्क से। कैसे बताया जाए? जी बिस्मिल्लाह 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 जनाब पीर साहब, कैसे हैं आप? दुआ है सर, दुआ। मेरा एक ये छोटा सा सवाल है जी, कि जैसे सऊदी अरब और पाकिस्तान की फौज इन्वॉल्व होती है अगर सऊदीया के साथ और वो हमला करती है यमन में, तो इसके असरात पाकिस्तान में शिया सुन्नी के और मजीद और
कैसे कितने खराब हो सकते हैं। क्योंकि पहली चीज तो ये है कि ये सऊदी अरब की आप बुजदिली देखें, यमन एक छोटा सा मुल्क है 2.5 करोड़ आबादी और इसने कितने पूरे अरब लीग जमा करके और सबको मिला के उसके ऊपर हमला कर रहा है। 40,000 की फौज बनाई उन्होंने अपना ज़ैदी साहब। 40,000 की फौज बनाई है। अच्छा, जो इनके कजन है यहूदी, उनके लिए कुछ नहीं करते। ये जो फौज जो है जी अपने मुसलमानों के लिए बनाते, यहूदियों के लिए नहीं बनाते, जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो मुसलमानों का। भाई क्या कह रहे हैं, कुछ नहीं करते, उसके ये कजन है। जैद साहब, दरअसल पाकिस्तान में जो जंग लगी हुई है इस वक्त, जो शिया सुन्नी तसादुम बनाया जा रहा है, वो सऊदी अरब ही की मेहरबानी से तो है। अगर सऊदी अरब आज अपनी ये हरकतें बंद कर ले तो न इराक में जंग हो, न शाम में हो, न बहरीन में हो, न पाकिस्तान में हो, न अफगानिस्तान में हो, न यमन में हो। असल में सऊदी अरब ने, अभी मैं अर्ज़ कर रहा था कि सऊदी अरब ने इस सदी में इतनी बदनामी मुँह ले ली है कि उसका नाम गाली बन चुका है। खादिमुल हरमैन की बजाय अब तो इनको खाइनुल हरमैन लिखने जाने लगा है। आज मुझे एक ईमेल आई है, खाइनुल हरमैन। शाह सुल्तान ने जो इस्तकबाल किया नवाज शरीफ का, आज तक कोई बादशाह, क्लिंटन गया है तो कभी बादशाह नहीं आया, बुश गया है तो कभी बादशाह नहीं आया। जी बिल्कुल, बादशाह कभी नहीं आता है। बादशाह पहली मर्तबा नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए पूरी कैबिनेट के साथ आया है। उसने ये पैगाम दिया है कि नवाज शरीफ की हुकूमत सऊदी हुकूमत है। हाफिज सईद जैसा गुंडा जो वांटेड है, जो दहशतगर्द है, मुरीद के वाला, वो परसों तकरीर कर रहा था चौबुर्जी के ऊपर हुकूमत की ईमा के साथ, और उसने कहा हम ईंट से ईंट बजा देंगे सबकी। आप देखें इस वक्त सिपाही साहबा के गुंडे हर जगह फिर रहे हैं। आज आप देखें सारा जो ऑपरेशन है, हम कोई सियासी नहीं है और न ही हम किसी जमात से वाबस्ता है। मसलन MQM के पास इनको असला नजर आ गया, MQM के 90 से इनको कातिल मिल गए, मगर लुधियानवी के घर से इनको असला नजर नहीं आ रहा। इनको मौलवी फजलुर रहमान के डिपू असले के नजर नहीं आ रहे इनको ये नजर नहीं आ रहा कि तालिबान किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर असले के डिपू रखे हुए हैं। तो एक तरफ ये ज़रबे अज़ब चला रहे हैं, ज़रबे अज़ब, दूसरी तरफ इन्होंने सिपाही साहबा से दोस्तियां लगाई हुई हैं। अब ये सऊदी अरब के साथ मिलकर यमन को मारने जा रहे हैं। आपको ये भी सोचना चाहिए कि कल आप पर बुरा वक्त आया था तो आपका साथ ईरान ने दिया था। आज अगर सऊदी अरब और ईरान का आपस में आमने सामने है तो आपको तो एक सालिस का किरदार अदा करना चाहिए था। आप सऊदी अरब और ईरान को बिठा देते। चुन के मारा, कोयटा में चुन के मारा, बसों से उतार आज तक मारा जा रहा है। आज तक की आर्मी ने कोई एक्शन नहीं लिया। जब आर्मी के स्कूल पे अटैक हुआ फिर उन्होंने एक्शन लिया। ये देखिए आप, अगर देखा जाए तो हमारे हजारों लोग मारे गए, आज तक किसी ने पूछा नहीं। हमारे हजारों लोग मारे गए, सिवाय बेचारे नदीम या फैसल के किसी ने ईवान में हमारी आवाज़ नहीं उठाई। मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त आ गया है कि हमारे सुन्नी भाई भी हमारा साथ दें, क्योंकि माशाल्लाह हमारे अहले सुन्नत भी हमारा टीवी चैनल बहुत देखते हैं। और बड़ी मुझे खुशी है कि आज मुझे 2-4 कॉल्स आई थी। उन्होंने कहा जी हम सुन्नी आपके साथ हैं बिल्कुल, और हम इसके खिलाफ हैं कि शियों को यमन में मारा जाए, या शियों को बहरीन में मारा जाए, या शियों को सऊदी अरब में मारा जाए, या इराक में मारा जाए, या शाम में मारा जाए। शाम में जो मारे जा रहे हैं बेचारे वो सुन्नी है, हम तो उनके लिए भी आवाज़ उठा रहे हैं। मूसल में जो मारे जा रहे हैं वो सुन्नी है, सुन्नी अवाम तो बेचारे मजलूम है। सामर्रा में जो मारे जा रहे हैं वो सुन्नी मारे जा रहे हैं, तकरीर में अक्सर सुन्नी मारे जा रहे हैं। सऊदी अरब के नजदीक अहले सुन्नत भी शियों की तरह वो काफिर के, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि हमें असल में इसको शिया सुन्नी जंग का रंग बिल्कुल नहीं देना, अगरचे ये कोशिश होगी। और ये एक गुंडा है वो अशरफ, ज़ाहिरन ये यहाँ का मोटा सा है, ताहिर अशरफी। ताहिर अशरफी कल उसने इंतहाई बदतमीज़ाना सबूत दिया है हमारे एक सैयद के खिलाफ, जो बेचारा इंतहाई नेक सैयद है, उसको दहशतगर्द कहा है। असल में दहशतगर्द तो ये ताहिर अशरफी जैसे गुंडे हैं कि जो वैसे भी ये हुकूमतों के पिट्ठू और 5th कॉलम है। इन गुंडों को क्या हक पहुंचता है, बिनौरी टाउन वालों गुंडों को, कि वो एक सैयद शरीफ बेचारा जो फ़लस्तीनियों की मदद कर रहा है उसको ये गुंडा कह रहे हैं। वो प्रोग्राम जी
आप देखिए, मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा तमाम भाई बहनों से, राशिद ज़ैदी के इस प्रोग्राम में मैं शुक्रगुजार भी हूँ इनका कि तमाम शिया और सुन्नी मिलकर हमारा इस चीज़ में साथ दें कि यमन में भी नहीं होना चाहिए, सऊदी अरब को एक मस्त हाथी की तरह नहीं, एक शरीफ हाकिम की तरह एक्ट करना चाहिए, वरना उसे पता होना चाहिए कि जिस तरह दाइश, अलकायदा, तालिबान उसकी नाक पे लड़े हैं, ये यमन वाला पूरा इनकलाब भी उसकी नाक पे लड़ेगा। और बुज़दिल तरीन हुकूमत है सऊदी अरब की कि जो हिजबुल्लाह के चंद जवानों का मुकाबला नहीं कर सकते। शाम के अंदर चने चबवा दिए गए दाइश वालों को। जी जी माशाल्लाह, बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, क़िबला इसको जारी रखिए इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जय साहब। हमने आपसे भी गुजारिश की थी कि इल्म रमल के ऊपर एक प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो आपको इल्म निजुम के ऊपर भी और रमल पे और जफर पे तो आप अगर आपको मौका मिले तो हफ्ते में एक दिन हमें दे दें, ताकि हमारे जो नाज़रीन हैं वो मालूम करना चाहिए। हर आदमी अपना मुस्तकबिल जानना चाहता है। ज़ैदी साहब की मुनाफी में मैं अपने ऑडियंस को एक बात बता दूं, ये उलूम गरीबा है। उलूम गरीबा में इल्म रमल है, इल्म जफर है, इल्म क़ियाफ़ा है, इल्म नुजूम है, इल्मुल आदाद है, इल्म ताबीर ख्वाब है। ये उलूम दरअसल इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने अता फरमाए। जी जी लिहाजा इन उलूम पे अब माशाल्लाह आपको ऑफिशियली दावत दे दी है क़िबला ने, तो आप इसको ज़रा सोचिए और एक हफ्ते में एक दिन हमें दे दें। बहुत शुक्रिया जय साहब। कीप वॉचिंग अल-महदी टीवी। इंशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। क़िबला, ये जो 40,000 फ़ौज इन्होंने बनाई है अरब लीग ने, ये क्या जाकर के यहूदियों का मुकाबला करेगी या अपने मुसलमानों को मारेगी? असल में बेचारे अरब ममालिक जो हैं वो बड़े कंफ्यूज हैं। कतर हो, गल्फ हो, एमिरेट्स हो, खुद सऊदी अरब हो, इजिप्ट हो, एक तरफ तो इजिप्ट का मुफ्ती आज़म फतवा देता है कि शिया मुसलमान है और सऊदी अरब में कोई मुफ्ती नहीं है। अच्छा, कोई मुफ्ती नहीं है ना? बिल्कुल, इस पर मैं आपको प्रोग्राम कर चुका जी। अस्सलाम वालेकुम, आप ऑनलाइन हैं करंट अफेयर्स विद राशिद ज़ैदी में। इस वक्त हम लाइव कॉल्स ले रहे हैं जो यमन के अंदर इस वक्त हालात चल रहे हैं, उस सिलसिले में आप कुछ कहना चाहते हैं? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, आप ऑन एयर हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं? जाहिर है कि हम जो कुछ हो रहा है उसके कंडम करते हैं सारा सिलसिला। सऊदी अरब के खिलाफ ये जाहिर है कि नफरत का लावा बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा, इसलिए कि इन्होंने कभी भी फ़लस्तीन के हक में कोई करारदाद कभी नहीं पेश की। फ़लस्तीन के मुसलमानों को इन्होंने कभी मुसलमान नहीं समझा, तो हम क्या इनसे तवक्को कर सकते हैं कि ये बाकी दुनिया के मुसलमानों को भी ये अपने जैसा समझते हैं? ये तो कीड़े मकोड़े समझते हैं, सिवाय वो लोग जो मालदार है और हमारे जैसे पपेट है पाकिस्तान के लोग, उनके लिए वो बस हमदर्दी रखते हैं। बाकी अवाम के लिए, पाकिस्तान की अवाम के लिए भी कोई हमदर्दी नहीं रखते। लिहाजा हम हर तरह उनकी मुखालफत करेंगे, हम हर तरह ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि वो सिर्फ एक उनके नाम के साथ मौला अली के मानने वाले हैं, इसलिए ये मुखालफत करें। हम इन पे 1000 बार लानत भेजते हैं। खुदा हाफिज़। बहुत शुक्रिया। ये थे ज़ाकिर अहले बैत अज़हर ज़ैदी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया अज़हर ज़ैदी साहब आपका। कीप वॉचिंग अल-महदी टीवी। जी क़िबला, बहुत माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत ज़ैदी साहब ने इज़हार ख्याल फरमाया। जी जी, ये माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ते भी हैं। जी जी, बेशक। बहुत अच्छे मतलब सोज़खानी भी करते हैं, नौखानी भी करते हैं। बल्कि रिसेंटली इनकी सीडी भी आई है जी, बहुत अच्छा इन्होंने जी उसमें पढ़ा है, पंजाबी के भी, सराइकी के भी। जी 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 क़िबला, आप कुछ गुजारिश फरमा रहे थे? जी, मैं अर्ज़ कर रहा था कि दरअसल जो यमन का इशू है, यमन के मुसलमान हुजूर के दौर में इतने मशहूर थे कि हुजूर अक्सर फ़ुक़रा को ये फरमाते थे कि यमन से ज़कात आने दो तो तुम्हारे सारे मसाइल हल हो जाएंगे। यमन के मुसलमान वाक़ईन बड़े नेक और शरीफ मुसलमान हैं, और वहाँ पर यमन के अंदर ये आग न भड़काई जाए,
जैसा कि ख़ुद मलेशिया के अंदर भी ये आग भड़काई जा चुकी है, अफ्रीका के अंदर भी सऊदी अरब की वजह से ये आग भड़काई गई है। जो हौसी कबाइल हैं वो बेचारे, उन्होंने मरता क्या न करता के तहत कब्जा किया है सदारती महल पर या एयरपोर्ट पर। जी जी। इसलिए कि जब उनको आप इतना दबा देंगे और मतलब ये एक अभी न्यूज़ आई है कि हौसी कबाइल ने यमन के तीसरे बड़े शहर तबरेज़ पर भी कब्जा कर लिया है। जाहिर है कि ये चीज़ जारी रहेगी। मेरे ख्याल में अगर होश के नाखुन ले उम्मत मुस्लिमा तो सऊदी अरब और ईरान के दरमियान सालसी करें और यमन और सऊदी अरब के दरमियान हौसी कबाइल और हुकूमत यमन के दरमियान सालसी करें। जी अस्सलाम वालेकुम, आप ऑनलाइन हैं करंट अफेयर्स विद राशिद जैदी में। कौन है, कहाँ से बोल रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, अनवर जाफरी बोल रहा हूँ अलेक्जेंड्रिया वर्जीनिया से, इमामबाड़ का शहर नजर से। जी अनवर साहब, कैसे मिजाज है? जी, ये इसी मौजू के ऊपर बात करना चाहता था कि ये जो यमन का मसला है इसमें शदीद तरीके से हम मजम्मत करते हैं इस सऊदी इन्वॉल्वमेंट की इसके अंदर, जबकि सऊदीया का इसमें इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत ही नहीं थी कि मसले को जो कि पहले ऑलरेडी इतने बिगड़ चुके हैं अलकायदा और दूसरी दहशतगर्द तंजीमों की वजह से, इसमें इन्वॉल्वमेंट करके इस माहौल को मजीद खराब किया जा रहा है, ना कि इसमें कोई सुधार की सूरत पैदा होगी। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। किबला ये एक बड़ी मज़ेदार ईमेल की है गजनफर अली साहब ने। वो फरमाते हैं कि अरब लीग यानी अरब ममालिक की मिसाल हमटी डमटी जैसी हो गई है। वो एक हमने बचपन में एक नज़म पढ़ी थी, हमटी डमटी सेट ऑन ए वॉल, हमटी डमटी हैज़ अ ग्रेट फॉल। तो वो हमटी डमटी जो है वो बेसिकली एग टूट चुका है। जी जो ये एग है ना वो टूट चुका है। तो अब ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, उसको एग को जमा करके एक साथ इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये गजनफर अली ने मुझे वर्जीनिया से ईमेल की है। जी जी कबला एक इनका अनवार जाफरी साहब का भी बहुत अच्छा कंसर्न था और बड़ी इन्होंने खूबसूरती के साथ कंडमनेशन पेश की है कि सऊदी जारहियत को चाहिए कि रोका जाए और मुसलमानों को चाहिए, मेरे ख्याल में जो भी मुसलमान असर रखते हैं सऊदियों पर वो एम्बेसीज वगैरह में भी लेटर लिख के। अच्छा, क्या शरई जिम्मेदारी क्या है कि इंसान की? अगर शरई जिम्मेदारी ये कम से कम प्रोटेस्ट तो करें, कम से कम ये प्रोटेस्ट तो करें। वो बेचारे मजलूमों को जो मार रहे हैं, वो उनके पास खाने को कुछ नहीं है बेचारों के पास। इस वक्त उनकी ख़वातीन बेचारी मारी जा रही हैं, उनके बच्चे छोटे छोटे मासूम मारे जा रहे हैं। अगर तालिबान से मुज़ाकरात हो सकते हैं तो हौसी कबाइल कौन से तालिबान से? ये जो ईरानी के वज़ीर ख़ारजा उन्होंने ये कहा है कि आपस में एक टेबल में बैठ करके, हाँ यही मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि सब ईरान और सऊदी अरब को चाहिए कि वो अपने इस कंट्रोवर्सी को रिजॉल्व करें और उम्मत मुस्लिमा उसमें सालसी का किरदार अदा करे। यमन में आज मारेंगे, कल फिर किसी और मुल्क में आप मारेंगे। आपने देखिए अफ़गानिस्तान में फेल हुए, पाकिस्तान में फेल हुए, शाम में फेल हुए, इराक में फेल हुए, बहरीन में फेल हुए। अब इन ममालिक में तो आप फेल हो चुके हैं, यमन में भी आप फेल होंगे। मेरी एक गुजारिश है, एक मजाक में हम कहा करते थे, अपने हमारे गांव की एक बिरादरी थी, हम कहते थे कि जिसको इलेक्शन में हराना हो, शिकस्त दिलवानी हो, उनको उनके साथ कर दो। तो हम सियासत में उनको उनका सपोर्टर बना देते थे, इलेक्शन जीत जाते थे। सऊदी अरब जिस जगह भी इन्वॉल्वमेंट करेगा वो फेल होगा। सऊदी अरब को चाहिए कि हरमैन पे तवज्जो दे और हरमैन से कुछ पैगाम अच्छा दे, और वो मुल्लाओं को भी चाहिए कि वो कुफ्र के फतवों की बजाय, वो चाबुक मारवाने के फतवों की बजाय कुछ मोहब्बत का पैगाम आम करें, ताकि दुनिया भर में हमारी मुसलमानों की बदनामी ख़त्म हो। एक ईमेल और ले लेते हैं क़िबला। कहते हैं कि दाइश ऐलान कर चुकी है कि अगर वो पावर में आएंगे तो वो सबसे पहले खाने काबा को लेवल, नौज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, खाने काबा को लेवल करेंगे और साथ साथ मस्जिद नबवी को भी लेवल करेंगे। तो वो ये पूछते हैं कि इराक़ इसकी सऊदी अरब की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को किससे ज़्यादा ख़तरा है, दाइश से या इन हौसी कबाइल से? कॉल लेने फिर इसका जवाब देते हैं आपसे। जी अस्सलाम वालेकुम, आप ऑनलाइन हैं करंट अफेयर्स विद राशिद ज़ैदी में। कौन है, कहाँ से बोल रहे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वसीम अब्बास कर रहा हूँ। कैसे मिजाज? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र खुदा, माशाअल्लाह बेहतरीन प्रोग्राम आप पेश कर रहे हैं। परवरदिगार आपको, दौसत क़िबला को और अहमदी टीवी की पूरी टीम को जज़ाए खैर अता फरमाए। ये इंतहाई आम इशू है जिसकी तरफ आपने माशाअल्लाह इशारा फरमाया, लेकिन असल में मीडिया इसको जिस अंदाज से पेश कर रहा है और ये जिस अंदाज से इसको दिखाया जा रहा है वो बिल्कुल
अंदाज जो है ना वो दुरुस्त नहीं है। बुनियादी तौर पर इसको पाकिस्तानी मीडिया हो या बाहर, इसको शिया सुन्नी जंग के हवाले से इसको पेश किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। शिया और सुन्नी का इस वाक़े के साथ कोई ताल्लुक नहीं। ये एक ऐसी कौम है कि जिनके हुकूक गस्ब किए गए, तो वो अपने हुकूक की जंग लड़ रहे हैं। बेशक उनका ताल्लुक जो है वो ज़्यादी शिया कहलाते हैं, वो हौसी जो है, लेकिन उनके ज्यादातर अकायद जो है वो शाफी से मिलते हैं। इमाम शाफी के जो फॉलोअर्स हैं उनके साथ उनके अकायद जो है वो मिलते हैं। तो बुनियादी तौर पे ये शिया इतना अशरी नहीं है। इसको पहली बात तो ये वाज़ेह होनी चाहिए कि ये शिया और सुन्नी का मसला नहीं है। जी किबला इस पे एक डिटेल रोशनी डाल चुके हैं। इससे पहले सवाल करने से पहले हमने अपने इंट्रो के अंदर इसका जिक्र किया था कि हौसी में और जैदी में क्या फ़र्क है, तो ये किबला इस पर अच्छी खासी डिटेल डाल चुके हैं। और साथ में एक गुजारिश करता चलूँ आपसे कि देखिए, हमारा एक है मजहबी चैनल, हम यहाँ कोई सियासत करने नहीं बैठे हैं, सिर्फ अपने नाज़रीन को हक़ाइक़ बता रहे हैं क्या हक़ाइक़ है। और इसके सिलसिले में किबला ने एक बहुत अच्छी शुरू के अंदर इंट्रोडक्शन में कहा है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसका हमने ज़माने रसूल के अंदर देखा कि यमन का कहाँ जिक्र हुआ है, तो उस पर एक वाज़े तौर पर किबला बहस कर चुके हैं। आप अपनी बहस को जारी सारी रखें, हम सुन रहे हैं। जी बिस्मिल्लाह। जी बिल्कुल, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। नहीं, मैं अपने प्रोग्राम का पहला हिस्सा मैं देख नहीं सका, तो अभी मैं ज्वाइन किया आपको, तो गुजारिश ये कर रहा था कि जिस अंदाज से ये पाकिस्तान में भी आप देखें कि ये मसला आया, तो सबसे पहले पाकिस्तान की हुकूमत ने बगैर इसके कि पार्लियामेंट से रजू करते या इसको एक ऐसी डिबेट को ले कहते कि जिसके बाद फैसला था, पाकिस्तान की हुकूमत ने भी ऐलान कर दी कि हम अपनी फौज भेजेंगे। उसके बाद पाकिस्तान की दूसरी सियासी जो बड़ी पार्टी है कि जिसको शिया कहते हैं जी, कि ये तो बज़ाहिर शिया है, जरदारी साहब, उन्होंने खुद सबसे पहले कह दिया जी कि हमारी फौज जो है वहाँ पे जानी चाहिए। हालांकि ये उनका अंदरूनी मसला है और ईरान ने वाज़े तौर पे उस पर, ईरान का भी जो बयान है उस पर यह है कि हम तो सालिसी का किरदार अदा करना चाहते हैं, उसका उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं। बुनियादी तौर पे ये सऊदीया की जारहियत है और सऊदीया को अपने जो मुल्क के अंदरूनी मसाइल हैं वो उनसे खुद खाइश है। सऊदीया की जो पॉलिसीज हैं, उसके अपने जो सऊदीया के बाशिंदे हैं वो खुद उससे खुश नहीं है। तो ये बुनियादी तौर पे इसकी जारहियत है। तो जो सामने लेके आ रहे हैं वो कह रहे हैं जी मकामात मुकद्दसा को इससे खतरा है। मकामात मुकद्दसा को तो खुद सऊदियों से, आले सऊद से खतरा है। तो ये मज़ारात गिराने वाले ये हैं, कबूर को मस्मार करने वाले ये हैं, तो खतरा तो इनसे, यह खतरा उनसे है कि दाइश का ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने कहा जी कि अगर हम वहां तक पहुंचे तो नौजुबिल्लाह बैतुल्लाह को हम और मस्जिद नबी को हम गिरा देंगे। तो जो ऐलान कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, और ये मजलूम जो अपने हुकूक की जंग लड़ रहे हैं, इनके खिलाफ जो है वो एक बहाना बना के कि बैतुल्लाह को इससे खतरा है। और अभी पिछले दिनों 1-2 दिन पहले इनका बयान आया जी कि वो पाकिस्तानियों के हवाले से वो कह रहे हैं जी कि हम इनकी गर्दनें काटेंगे जो जेलों में है। अभी कल जो पाकिस्तानी वहां से जो खसूसी तैयारा भेजा गया और पाकिस्तानी जो आए हैं उनके टेलीविजन पे इंटरव्यूज नशर, उन्होंने कहा जी कि हमें एयरपोर्ट पे उन्होंने जूसेस दिए, उन्होंने चिप्स दिए, जो उनके वहाँ पे हौसी जो लड़ रहे हैं अपने हुकूक की जंग, उन्होंने हमारी खिदमत की, और मीडिया कह रहे जी कि वो तो उनकी गर्दनें काटने के लिए तैयार है। तो ये बुनियादी तौर पे गुजारिश करनी है कि इसे शिया और सुन्नी मसला बनाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। लिहाजा जितने भी सुनने और देखने वाले हैं वो इस मसले पे बिल्कुल मुतवज्जे रहें कि ये शिया सुन्नी मसला नहीं है, ये उनके हकूक की जंग है, उनका अपना मसला है। लिहाजा इसको पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर दीगर जो ममालिक हैं वो इस साजिश का शिकार ना हो। ये एक इस्तेमाल की साजिश है कि जिसमें वो शिया सुन्नी मुसलमानों को एक ऐसी जंग की तरफ धकेल रहे हैं। और ये ऑन रिकॉर्ड है बहुत सी चीजें कि बहुत से ऐसे ममालिक जो नहीं चाहते कि मुस्लिम उम्मा जो है उसमें इत्तेफाक हो। और अभी मुस्लिम उम्मा को भी क्या कहने, अभी पिछले दिनों जो अरब लीग का इजलास हुआ है, तो ये असल में ये कठपुतलियां हैं जो इस्तेमाल की उंगलियों पे ये सब जो है वो ये खेल रहे हैं और नाच रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने होश के नाखून देने की तौफीक अता फरमाए। और बुनियादी तौर पे जो मिल्लत तशय्युअ और मिल्लत जाफरिया है, उन्हें बस इस वक्त हमारा, क्योंकि कोई भी मजलूम हो, चाहे वो काफिर हो चाहे वो कोई हो, जो मजलूम है हम उसके साथ हैं, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी मकसद से हो, किसी भी मसलक से हो, हम मजलूम के साथ, हम जालिम के खिलाफ हैं। ये करबला का यही दर्द है और हमारा अकीदा और हमारा जो नस्बुल है वो यही है कि हर मजलूम के हम साथी हैं। लिहाजा इस मसले पर भी जिस तरह भी हिमायत हो सके, जो मजलूम है, चुके ये बिल्कुल हर किसी के सामने ये बात बिल्कुल वाज़ेह और हज़र मिन अश-शम्स है कि सऊदीया ने इस वक्त जारहियत की है। एक मुल्क को बगैर उसकी यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की बगैर किसी करारदाद के सऊदीया ने अपनी मर्जी से दखलंदाजी की है। तो ये सब पे वाज़ेह है कि जारिफ इस वक्त जो है वो सऊदी अरब है, उसने जाती की है। और जिस तरह किबला फरमा रहे थे कि बच्चे वहाँ पे शहीद हो रहे हैं, औरतें शहीद हो रही हैं और जख्मी हो रही हैं, इस तरह के वहाँ पे और जो लोग हैं वो उससे मुतासर हो रहे हैं। तो बुनियादी तौर
दीगर ममालिक हैं जो इंसानी हुकूक की बात करते हैं, सबको इस वक्त सऊदीयत का हाथ रोकना चाहिए। ऐसा जारे मुल्क जो है, जो जारहियत पे उतरा है, उसको बताना चाहिए कि मजलूमों के खिलाफ, वैसे तो इंसानी हुकूक की बात करते हो, लेकिन मजलूमों के खिलाफ अपनी ये कार्रवाई बंद करो। और ये जो हमले वहां पे किए जा रहे हैं और ये रातों को जो बेगुनाह शहरियों का खून किया जा रहा है, इससे उनको बिल्कुल रोकना चाहिए। और हम जो है वो मजलूमों के इंशाल्लाह साथ हैं। जिस तरह भी हमारा तावन उनके साथ हो सका, चाहे वो ज़बानी हो, जिस तरह माशाल्लाह आप अलमहदी टीवी के प्लेटफॉर्म से एक आवाज में आवाज मिला रहे हैं और उन मजलूमों का साथ दे रहे हैं, इंशाल्लाह हमारा ये सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना वसीम साहब, ये ह्यूस्टन से कॉल कर रहे थे हमें। बहुत बहुत शुक्रिया माशाल्लाह मौलाना, बहुत शुक्रिया आपका। मौला अली अलैहिस्सलाम का इरशाद गिरामी है, अपने दोनों बेटों हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम को वसीयत में फरमाते हैं कि ए बेटो, कूना लिज़्ज़ालिम खस्मन वलिल मज़लूम औना, तुम दोनों जालिम के हमेशा दुश्मन बन के रहना, मजलूम के हमेशा दोस्त बन के रहना। हम तो उस पॉलिसी पे चलते हैं। और मौलाना ने फरमाया था, अल हुक्म यबका मअल कुफ्र वला यबका मअल ज़ुल्म, इक़्तिदार कुफ्र से बाकी रह सकता है मगर जुल्म से बाकी नहीं रह सकता। इत्तेफाक से एक आपके लिए इंटरेस्टिंग बात और अर्ज़ कर दूँ, ये जो ज़ैदियों के सरबराह है, बाई चांस एक दफ़ा मेरे साथ जहाज़ में इकट्ठे हो गए। अच्छा। तो इनसे मेरी गुफ्तगू हुई, तो ये बड़े ही वाक़ई शरीफ लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं। मुझे उनकी गुफ्तगू से उन्होंने मुझे बल्कि ये कहा कि हम तो इंतहाई अपीलिंग शिया हैं और बहुत ही ज़्यादा, यानी हम सुन्नियों के साथ भी घुल मिल चुके हैं ताकि यूनिटी और वहदत बरकरार रहे। तो हौसी कबाइल जो ज़ैदी हैं, जो शिया है और जो उनमें सुन्नी भी शामिल है, ज़ाहिर है हौसी कबाइल में मौलाना ने भी कहा। एक कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप ऑनलाइन हैं अलमहदी टेलीविजन में, करंट अफेयर्स विद राशिद ज़ैदी। कौन है, कहाँ से बोल रहे हैं? जुमेरलैंड से मैं हुमारा से बात कर रही हूँ। जी जी, बिस्मिल्लाह। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन है आपसे यमन के बारे में। यमन में जो भी आजकल प्रॉब्लम चल रही है, इसकी मेन रीजन क्या है और ये प्रॉब्लम खत्म क्यों नहीं हो रही? बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। अभी आपके सवाल का जवाब देंगे। हमारे साथ नवाब आगा साहब मौजूद हैं, जो हमारे बहुत बड़े कम्युनिटी लीडर भी हैं माशाल्लाह, और ये जो अमेरिकन कांग्रेस है, मुस्लिम कांग्रेस, उसके ये प्रेसिडेंट हैं। हम यमन के मामले में अलमहदी टीवी पर लाइव इनसे भी राशिद ज़ैदी के प्रोग्राम में राय लेंगे। जनाब नवाब आगा साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम सरकार, कैसे मिजाज हैं हुजूर? बहुत अच्छा प्रोग्राम आप पे चल रहा है और माशाल्लाह आपने जो होती जो ज़ैदी हैं जी, वो यमन में उनके साथ बहुत ज़्यादती हो रही है। और सऊदी जिनको हम तो किसी को भी गैर इस्लाम का नहीं समझते हैं, लेकिन पता नहीं ये वहाबियत जो है वो ऐसा एक कैंसर बन गया है दुनिया में कि जो हमारे सुन्नी भाई हैं, जो मुसलमान हैं और जो शिया हैं, उनको एक दूसरे को एक साथ नहीं देखना चाहते हैं। और इसलिए ये एक कैंसर जो है वहाबी की शक्ल में और तकफीरी जमातों की शक्ल में सामने आया है, जिसको हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि डिफीट हो। और जिस तरह से अभी देखिए आपने IS वालों को किस तरह से बुरी तरह से तकरीब में उनको डिफीट हुई है। और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीब पर इस वक्त जो है ना वो इराक के शिया और सुन्नी दोनों का कब्जा हो गया है और इन तकफीरी लोगों को वहाँ से निकाल दिया गया, IS के लोग जो निकाल दिए गए। और इंशाल्लाह इसी तरह मोसुल में भी इनकी विक्ट्री होगी और इंशाल्लाह ये हुतीस को घबराने की जरूरत नहीं है। सारे दुनिया के मुसलमान मजलूम के साथ रहते हैं और जालिम की हुकूमत कभी नहीं चली है। इंशाल्लाह जहाँ जहाँ जुल्म ये कर रहे हैं लोग, ये जरूर इनको रहना बहुत ही बुरा हशर होता है इनका। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया नवाब आगा साहब, हमारे मुस्लिम कांग्रेस ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं और ज़ैनबिया इस्लामिक सेंटर अर्विंगटन के बानी हैं। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इन्होंने माशाल्लाह अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और बड़ी अच्छी ये खबर भी दी कि तकरीब पर तकरीबन हमला जो किया गया था तकरीबन 100% अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी विक्ट्री डिक्लेयर हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ में मुसल इराकी सारे मुसलमान मिलके
मोsul पर इंशाअल्लाह वो कब्जा लेने वाले हैं। और ये आगा साहब ने बड़ी अच्छी बात बताई है हमारे नाजरीन, आपके लिए बड़ी ये बेनिफिशियल बात है कि ये जो तकरीर पे हमला हुआ है सिर्फ शिया मलेशिया ने नहीं किया है, बस शिया और सुन्नी मिल के किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह शाम में भी शिया और सुन्नी मिल के दाइश के खिलाफ लड़ रहे हैं। और ये बहुत अच्छी बात इन्होंने फरमाई कि हम सब शिया और सुन्नियों को, मुसलमानों को मिल के बेसिकली वहाबी जो फितना है, के खिलाफ लड़ना चाहिए। ये वहाबी जो फितना है, सरकार एक मैं आपके खिदमत में एक चीज और अर्ज कर दूं कि होती में जो है ना जी, वो जैदी बहुत कम है जिनसे लड़ाई हो। मैं अर्ज कर चुका हूँ जी, सुन्नी दोनों मिल, मैं अर्ज कर चुका हूँ बिल्कुल जो है। और काफी जो है ना जैदी भी शहीद हुए हैं और सुन्नी भी शहीद जी हुए जी। हैं। तो जैदी और सुन्नियों में कोई वहाँ प्रॉब्लम नहीं है, वो अपने साथ साथ चल रहे हैं। आपने भी इरशाद फरमाया, प्रॉब्लम यह है कि वो सऊदी अरब को नहीं मान रहे हैं। बिल्कुल सही। वो चाहते हैं कि वो सऊदी अरब के गुलाम बन के रहे। बहुत अच्छा आपने भी इरशाद फरमाया। मौलाना वसीम अब्बास ने भी आपसे पहले कहा, मैंने भी अर्ज किया कि हौसी कबाइल में सिर्फ शिया नहीं है बल्कि सुन्नी भी हैं, और जो शिया हैं वो इसना अशरी शिया नहीं है, हमसे तो उनके अकायद बहुत दूर के हैं, क्योंकि इत्तेफाक से मैं उनके जो सरबराह हैं जैदियों को उनसे मिला था। मैं एक मिनट नवाब साहब जाइएगा नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको होल्ड पे रख रहा हूँ। जो कॉलर है, हमारी कॉल चल रही है, आप प्लीज़ होल्ड पे रखिए। हमारे कॉलर है नवाब आगा, तो उनके हम बिस्मिल्लाह नवाब आगा साहब, आप समझ फरमाइएगा अपनी गुफ्तगू, पैगाम दीजिए आप। जी नवाब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर कॉलिंग अलमेदी टीवी, कीप थैंक वाचिंग अलमेदी टीवी। थैंक यू, अप्रिशिएट योर कॉल। जी कौन है, कहाँ से बोल रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बोल रहे हैं? कंबर, आपका कोई सवाल है हमारे लिए? ये हौसी कौन है और ये इमाम के ज़ुहूर के निशान है? हौसी जो है बहुत अच्छे कंबर जैदी, थैंक यू वेरी मच। हौसी जो है ये ट्राइब्स हैं, बेसिकली ट्राइब्स, जैसे पठान होते हैं, पठान है, जैसे जैदी कबीला है, जैसे आवान है मसलन, जैसे चौधरी है, ये हौसी कबाइल हैं। इनकी तादाद जो है वो लाखों पे है, करोड़ों में नहीं, लाखों में, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स, जी हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड। और ये इमाम ज़माना की जो निशानियों में हौसी शामिल नहीं है। यमन का जो मार्का है और यमानी का, यमन से जो परचम का आना है और इनकलाब का उठना है यमन से, और आग का उठना, ये अलायम ज़हूर में बिल्कुल मौजूद है। और बल्कि सऊदी अरब का डाउनफॉल भी अलायम ज़हूर में है। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल शाम का भी, इराक का भी, यमन का भी एट ए टाइम है। ये बिल्कुल मैं समझता हूँ कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की जो आमद है वो बहुत करीब है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कंबर, कीप वाचिंग अलमेदी टीवी, थैंक यू फॉर कॉलिंग। जी कबला 3-4 सवाल एक साथ जमा हो गए। एक बच्ची ने कॉल की थी, नहीं मैरीलैंड से किसी खातून ने कहा, हाँ उन्होंने क्या सवाल, उन्होंने ये कहा था कि किस ये जो हाँ फितना ख़त्म क्यों नहीं हो रहा, हाँ कैसे इसको ख़त्म हाँ, किया जाए। हुमैरा सईद ने जो सवाल किया है मैरीलैंड से, हुमैरा आपके लिए और तमाम बच्चियों के लिए, बहनों के लिए और भाइयों के लिए ये पैगाम है कि यमन का मारका, यमन में जो लड़ाई जारी है वो ख़त्म हो जाएगी, इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। सऊदी अरब को चाहिए कि जल्द अज जल्द वो अपनी बदनामी मज़ीद ना करे, क्योंकि सऊदी अरब इस वक्त बिल्कुल मशहूर हो चुका है, बदनाम हो चुका है कि शाम में लड़ाई करवा रहा है, इराक में लड़ाई करवा रहा है, बहरैन में लड़ाई करवा रहा है, मलेशिया में असम्बली में बिल पास करवा रहा है, यमन में लड़ाई करवा रहा है, पाकिस्तान अफगानिस्तान में लड़ाई करवा रहा है। यमन का इंशाअल्लाह मार्का ज़रूर थमेगा अगर शाह ईरान के मज़ालिम ख़त्म हो गए, सद्दाम के मज़ालिम ख़त्म हो गए, बनी उमैया बनी अब्बास के मज़ालिम ख़त्म हो गए, अगर सिपाह साहबा, तालिबान, अलकायदा इस वक्त रूब ज़वाल हैं, तो इंशाअल्लाह हौसी मज़लूमों की भी अल्लाह सुनेगा। और ये जो कठपुतली हुकूमत है ये बिल्कुल मुँह की खाएगी और जल्द इंशाअल्लाह अमन आएगा। हम शियों के भी वेल विशर हैं, सुन्नियों के भी वेल विशर हैं, जैदियों के भी वेल विशर हैं। हमें यकीन है कि अमन का सूरज जल्द तुलू करेगा। ये मिस्र का क्या इसमें सिलसिला है? मिस्र में जैसे अर्ज कर चुका हूँ, खुद अरब जितने भी हैं ये कंफ्यूज हैं। एक तो अकीदे में ये लंगड़े लूले हैं, बिल्कुल ये लकीर के फ़कीर हैं। एक तरफ तो जामिअतुल अज़हर का मौक़िफ़ ये है कि वो शियों को मुसलमान भी समझते हैं, हालांकि मिस्र में ज़्यादा शिया नहीं है, बहुत कम है। खुद मैं मिस्र में जा चुका हूँ,
तुर्की और मिस्र वो ममालिक हैं जिनमें हमारी तादाद बहुत कम है, आटे में नमक के बराबर। बल्कि तुर्की के जो मुफ्ती आज़म हैं जी। इस वक्त के वो मेरे शागिर्द हैं। अजीब इत्तेफाक है, आपके बांग्लादेश के भी जो मुफ्ती आज़म हैं वो भी मेरे शागिर्द हैं। तो मैं जा चुका हूँ, ज़ाती तौर पे जानता हूँ तुर्की में भी बहुत कम शिया हैं, मगर जामिअतुल अज़हर का मौक़िफ़ ये है कि शियों को काफिर न कहो, और सऊदी अरब के किसी आलिम को वो कहते हैं फतवा देने का हक़ ही नहीं है। और वो जो कहते हैं कि शिया काफिर हैं, बिल्कुल सऊदी अरब, अच्छा इधर एक तरफ तो ये मौक़िफ़ है, दूसरी तरफ जो मिस्र की हुकूमत है वो कठपुतली है जी सऊदी अरब की, और वो ज़ाहिर है कि चाहती है कि सऊदी अरब की फॉलोइंग में आगे चले। जी क़िबला, इसी सिलसिले में वो अपना वसीम साहब का भी सवाल था कि पाकिस्तानी हुकूमत को भी होश के नाखून लेने चाहिए कि वो बग़ैर जमहूरियत का रोना रोती रहती है सुबह से शाम तक, और उसने कोई मीटिंग नहीं बुलाई अपने सियासतदानों की और कोई फैसला नहीं। ये बहुत अच्छा मौलाना वसीम अब्बास ने बहुत अच्छा इज़हार ख्याल किया कि एक आल गोल मेज़ जो होती है या आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस वो बुलानी चाहिए। वो इस पर तो वो एक तो समिट रहती है ना, इस्लामिक समिट, जिससे तमाम मुसलमान के जो लीडर्स हैं उनको कम से कम पाकिस्तान के आपस के तो सियासतदान, हाँ सियासतदानों को तो बुलाएं, उनकी तो राय लें। मसला ये कि बोला कि वो जो $1.5 बिलियन आज से आपको याद होगा कि 1.5 साल पहले इनको मिला था, उसका अब्दा तब जाके खुला है कि क्या इनको चाहिए था उसके बदले में। तो किसी को खैरात में तो कोई ऐसे कोई पैसे नहीं, बल्कि इमरान खान का मौक़िफ़ जी इस दफ़ा बहुत अच्छा आया है जी, और वो खुल के इसकी मुखालफत कर रहा है कि हमारी फ़ौज को इस आग में न झोंका जाए। देखिए बात दुरुस्त है, अगर सऊदिया बकौल उनका दोस्त है तो ईरान पड़ोसी है जी, तो आप दोस्ती निभाने के लिए पड़ोसी से जंग मतलब नाराज़गी मोल लें। आपका सबसे बहुत अहम ज़रूरत है पाकिस्तान, ईरान और पाकिस्तान हमसाए मुल्क एक दूसरे के, तो आपस में अखुवत और भाईचारगी से पाकिस्तान को तो ये करना चाहिए कि एज ए लीडर, क्योंकि न्यूक्लियर पावर है और वाहिद न्यूक्लियर पावर है, तो पाकिस्तान को तो ये चाहिए कि बीच में बैठ करके इनको एक टेबल्स पे लेकर आए एज ए बड़ा क्योंकि पॉपुलेशन के लिहाज से भी आप देखें तो सबसे बड़ा कंट्री है सब। पाकिस्तान तो लीडिंग रोल अदा कर सकता है जी, माँ सिवाय इंडोनेशिया के, क्योंकि इंडोनेशिया की तादाद पाकिस्तान से ज़्यादा है, लेकिन पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो ऑन पेपर्स 20 करोड़ लोग हैं और न्यूक्लियर पावर है, लेकिन इनके सियासतदान बस वही बेसिकली फॉलो कर रहे हैं, जी हजूर वाली पॉलिसी। यस सर। आप सऊदी अरब से छपने वाला लिटरेचर देखें, हज में या उम्र में जो तकसीम होता है, सिवाय हेटेड के वहाँ कुछ नहीं, कोई अखलाकियात के पहलू नहीं। एथिक्स पे अगर लिखते तो सारे मुसलमान इतने नेक बेसिकली है तो बद्दू ना जाहिल ये लोग नहीं, जाहिल इस वक्त तो बद्दू नहीं रहे, मगर फिक्र वही बद्दू वाली फिक्र है ना उनकी। जी नाजरीन, हम अपने प्रोग्राम के आखिरी फेज़ में दाखिल हो चुके हैं। कबल इसके कि हम अपने प्रोग्राम को कंक्लूड करें, इस वक्त हम आपकी लाइव कॉल्स ले रहे हैं 718-556-2264। आप कॉल करके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा सकते हैं, और अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं, कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं क़िबला से, तो हम आपके दरमियान मौजूद हैं। ये क़िबला से पहले हम प्रोग्राम को कंक्लूड करें, कुछ और गुजारिश है अगर आप पेश करना चाहें। माशाल्लाह बहुत ही कामयाब प्रोग्राम रहा अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं एक तो आपने जो शुरू बहुत अच्छा किया माशाल्लाह, चश्मे बदूर, और आपके जो कॉलर्स हैं आज, वैसे मैंने उनका स्कॉलरली अंदाज देखा है आज। आसिम है जी, आसिम जमाल से लेकर अजहर जैदी साहब तक, खबर अली खाबरी साहब से लेकर असद जैदी साहब तक, मौलाना वसीम अब्बास से लेकर नवाब आगा साहब तक, अनवार हैदर जाफरी से लेकर हुमैरा सईद तक, बल्कि कंबर जैदी तक, माशाल्लाह आज की जो कॉल्स थी और ईमेल्स भी बहुत खूबसूरत, ईमेल्स भी बड़ी अच्छी थी, बहुत ही खूबसूरत बहस हो गई। कंक्लूड हम ये करते हैं कि यमन की लड़ाई शिया सुन्नी लड़ाई नहीं है, और सऊदी अरब की जारहियत से सऊदी अरब की मज़ीद बदनामी होगी। हुकूमत पाकिस्तान को होश के नाखून लेने चाहिए। अपने मुल्क में आग लगी हुई है, दूसरे मुल्कों की आग में नहीं जाना चाहिए। हौसी कबाइल के शिया या सुन्नी मजलूम हैं, हम मजलूमों की हिमायत करते हैं। यूनाइटेड नेशन से, वाइट हाउस से, सलामती कौंसिल से, तमाम ममालिक से गुजारिश करते हैं कि उन गरीबों की मदद की जाए जिनको बिलावजह अजियत दी जा रही है। शाम और इराक़ में दाइश का ख़ात्मा कराया जाए। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में अलकायदा, तालिबान, सिपाही साहबा, लश्कर जंगवी का ख़ात्मा करवाया जाए। और ये जो मस्त हाथी की तरह मुरीदके का हाफिज़ सईद गुंडागर्दी कर रहा था चौबुर्जी पे, इसको लगाम दी जाए। हमारा पाकिस्तान इस बात का मुतामिल नहीं हो सकता कि हम वहाँ शिया सुन्नी लड़ाई शुरू करें। इंशाअल्लाह पूरी दुनिया में शिया सुन्नी इत्तेहाद बरकरार रहेगा।
जालिमों के ख़िलाफ़ एहतजाज भी बरकरार रहेगा, मजलूमों की हिमायत जारी हो सारी रहेगी। कंट्रोल रूम हम घंटे से ऊपर जा चुके हैं इस वक्त या नहीं? जी। अच्छा कबला, ये आखिरी ईमेल है, वो उसका जवाब आपने नहीं दिया तो मैं चाहता हूँ कि उनको भी दे दें। ये जो इससे सऊदीया की इंट्रैगिटी और सॉवरेनिटी को क्या ख़तरा है? अगर खाना काबा को उन्होंने लिखा था कि खाना काबा को ढाने और मस्जिद नबी को ढाने का ऐलान दाइश ने किया है, हौसी कबाइल ने नहीं किया। हौसी कबाइल में शिया या सुन्नी जितने भी हैं वो बदअकीदा नहीं है, ठीक है, उनकी अपनी एक लड़ाई है और उनके अंदरूनी मसाइल हैं, ये कोई इंटरनेशनल मसाइल उनके हैं भी नहीं, उनकी कोई आइडियालॉजी की लड़ाई नहीं है, कोई अकायद की उनकी लड़ाई नहीं है। मगर दाइश की लड़ाई तो अकायद की लड़ाई है। अगर वो दाइश कह रहे हैं कि हम खाने काबा को मिसमार कर देंगे तो गोया ये यजीदी है, यजीद ने या अबराहा ने जी खाना काबा को मिसमार किया था, तो फिर उनको अभी अबाबिल बन के हमें चाहिए कि उनको तबाह कर दें सारे मुसलमानों को। सऊदी अरब उनको तो असला दे रहा है और इधर बेचारे हौसी जो अपने मसाइल की जंग लड़ रहे हैं इनके ऊपर बम्बार्डमेंट कर रहा है। आखिरी सवाल एज ए मुसलमान, चूँकि पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट है, ज़ाहिर शिया ने करार में बसते हैं, खाना काबा की हिफाजत की जिम्मेदारी परवरदिगार ने खुद ली है, जैसे कि आपने फरमाया कि इब्राहा भेजा था जब अबाबिल जब हाथी आए थे तो अबाबिल परवरदिगार ने भेजे थे। माज़अल्लाह अगर समझ लिया जाए कि अगर खाना काबा की इंट्रैगिटी या सॉवरेनिटी को कोई ख़तरा है या मस्जिद नबवी के, तो उस सूरत में क्या हमें सपोर्ट करना चाहिए? खाना काबा को ख़तरा हो या रोज़े नबी को तो हम जाएंगे हिफाजत करने के लिए, हम सब का फ़र्ज़ है, इसलिए कि खाना काबा सऊदियों का नहीं है, खाना काबा अल्लाह का है। हुजूर का रोज़ा कोई सऊदियों की मिरास नहीं है, वो हम सब मुसलमानों के लिए क़िबला अक़ीदत है। जन्नतुल बकी हम सब के लिए, जन्नतुल मुअल्ला हम बिल्कुल हिफाजत करेंगे, हम सब मुसलमानों का फ़र्ज़ होगा हिफाजत करना। एट द सेम टोकन सऊदीया हुकूमत ये रोज़े अपना जनाब फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा का रोज़ा मुसम्मार करती है, 5 मासूमीन वहाँ मौजूद हैं, मौला बनी हाशिम को मुसम्मार करती है, जो रसूल की बाक़ियात है उनको मुसम्मार करती है, उसमें मुस्लिम उम्मा कुछ क्यों नहीं बोलती? मुस्लिम उम्मा मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ना, अरब अपनी जगह कन्फ्यूज़ है, मुस्लिम उम्मा अपनी जगह कन्फ्यूज़ है। एक तरफ ये देखते हैं कि तरावियों की आवाज़ें आती हैं, कुरान के शबीने होते हैं, खाना काबा से माशाल्लाह कुरान ख़त्म होते हैं, खूबसूरत आवाज़ों में कुरान पढ़ा जाता है, वो बेचारे एक तरफ ये देखते हैं, दूसरी तरफ देखते हैं कि हाजियों को मारा जा रहा है, हाजियों को ज़बरदस्ती मज़हब बदलने का कहा जा रहा है, हाजियों को मुतवे पकड़ पकड़ के ले जाते हैं, उनको इंटरगेशन करते हैं, उनको हुजूर की कब्र पे फातिहा नहीं, हुजूर की कब्र पे सलाम नहीं करने देते, या जन्नतुल बकी के अंदर उनको दाखिल नहीं होने देते, या तंग करते हैं, अजियत करते हैं जन्नतुल मुअल्ला में। तो उम्मत मुस्लिमा बेचारी कन्फ्यूज़ है। अब उन लोगों की आंखें खुल रही हैं। मैंने बहुत सारे अहले सुन्नत से, बल्कि बहुत सारे देवबंदियों से हाल हाल में सुना है कि हम सऊदी अरब से नफ़रत करते हैं, सऊदी अरब ने हमें मरवा दिया है। आहिस्ता आहिस्ता मेरे ख़्याल में सऊदी अरब की भी, हम नहीं चाहते कि सऊदी अरब इस तरीके से जलील और रुसवा हो जाए, मगर सऊदी अरब दूसरों को भी जलील और रुसवा न करे। अगर सऊदी अरब इज्जत चाहता है तो गरीब यमन बड़ा गरीब मुल्क है, यमन में फैक्ट्रियाँ लगा दे। लेकिन यमन के अंदर वो, मैंने ईरान के मिनिस्टर से भी कहा था, मेरा क्लास फेलो था, मुझे कहने लगा कि आप क्या चाहते हैं? मैंने कहा अगर आप चाहते हैं हज़ारा के लिए 4 फैक्ट्रियाँ लगा दें कोयटा के अंदर, जो हज़ारा बेचारे छाबड़ी के ज़रिए बेच कर 150 रुपये 200 रुपये कमा के लाते हैं, वो 500 रुपये कमा के लाएंगे। मैंने ईरान से भी कहा था, सऊदी अरब से भी कह रहा हूँ, ईरान से आज भी कहूँगा कि ईरान वाले भी गुर्बत दूर करें। ये दोनों अगर आपस में इख्तलाफात ख़त्म कर लें तो उम्मीद है कि बहुत सारे मसाइल। ईरान से बात याद आई कि आज इनकी मीटिंग थी और वो सेंक्शन जो इन पर लगी हुई इंशाल्लाह वो बहुत जल्द दूर हो जाएगी, तो ईरान भी एक अच्छी, हमारी दुआ है कि अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात ठीक हों, इसलिए कि हम अमेरिका में रहते हैं, ऑब्वियसली हमारी हमदर्दियाँ अमेरिका के साथ भी हैं, इसलिए कि हमारा मुल्क है और हम वफादार हैं इस मुल्क के, हमने ओथ ली है, और हमारी वफादारी ईरान के साथ भी है, इसलिए कि वहाँ हमारे इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम हैं, बीबी मासूमा कुम है, वहाँ पर हमारे और मकामात मुक़द्दसा हैं और मराजे हमारे वहाँ पर हैं, मादर इल्मी हौज़ा इल्मिया है, और ज़ाहिर है कि वो लोग अच्छे लोग हैं बेचारे, हमारी उनके साथ भी इज़हार वाबस्तगी है, उनके साथ भी हमारे ताल्लुकात हैं। मेरे ख़्याल में अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात बेहतर होने से सऊदी अरब अपनी ग्रिप लूज़ करेगा, और उम्मीद है कि आइंदा सऊदी अरब ज़रा मस्त हाथी के नहीं
बल्कि ये बदमस्त हाथी की तरह, बदमस्त हाथी की तरह नहीं बल्कि होशमंद घोड़े की तरह जी। रवाना। तो नाजरीन, ये थी हमारी एक और काविश। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। कि कबल से कि मैं आपको खुदा हाफिज़ कहूँ, एक गुजारिश करनी थी आपसे कि मैं टैक्स के सिलसिले में 3 अप्रैल को एक प्रोग्राम कर रहा हूँ जिसमें सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट तबस्सुम अली हमारे दरमियान मौजूद होंगे। अगर आपको इस सिलसिले में कोई प्रॉब्लम लाहक है या कोई आप उनसे सवाल करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है sidzaidi@icloud.com और sidzaidi@hotmail.com और साथ साथ अपना फीडबैक आप हमें दे सकते हैं almeditv@gmail.com। और दूसरी गुजारिश ये है कि ज़ाहिर है कि आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हम कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से आपके सामने नई नई इन्फॉर्मेशन शेयर किए जाएँ। जो हमने फाइनेंशियल प्लानिंग पे गुज़िश्ता हफ्ते प्रोग्राम किया था उसको बहुत ज़्यादा पजीराई मिली है और मैं कोशिश करूँगा कि दोबारा नदीम वामिक साहब को दोबारा किसी प्रोग्राम में लेकर आऊँ। गुजारिश आपसे ये थी कि हमारा जो ये चैनल है ये अपनी मदद की तरफ से की तरह चल रहा है और आपसे गुजारिश ये है कि सिर्फ $1 पर डे के हिसाब से आप हमारे चैनल की मेंबरशिप लें ताकि हमारे जो कॉस्ट हैं, डे टू डे लिविंग कॉस्ट बेसिकली आपको पता है $6-7 हज़ार के हमारे खर्चे हैं तो इसको पूरा किया जा सके। अलमदी टेलीविज़न की जानिब से राशिद ज़ैदी, क़िबला सखावत हुसैन संदरालवी और हमारे एसोसिएट डायरेक्टर रज़ीज़ संदराली को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।